अध्याय 556 3 हत्याएं हासिल की गईं। धूर्त लेंग हुआ जानता था कि अगर उसे वांग हाओ से भागना है तो उसे पहले वांग हाओ को गंभीर रूप से घायल करना होगा, अन्यथा उसके पास सुरक्षित रूप से भागने का कोई मौका नहीं होगा। साथ ही भागने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तीसरे भाई शेन तू बाओ को केवल वांग हाओ को उकसाने के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेंग हुआ अपनी भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके मन में उसने पहले ही तीसरे भाई शेन तू हुआ का इस्तेमाल ढाल के रूप में करके खुद के लिए समय खरीद लिया था। मेरे हिमशक्ति हमले और तीसरे भाई के उलझाव के बाद मेरे पास टेलीपोर्ट करके भागने के लिए काफी समय होना चाहिए। क्षमा करें तीसरे भाई, मैं अपने मेहनत से अर्जित अंकों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता। जब आप आत्मा युद्ध क्षेत्र में पुनः प्रवेश करेंगे तो मैं 14वें स्तर के क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब लेंग हुआ मन ही मन गणना कर रहा था, तभी उसने फ्रॉस्ट ब्लेड द्वारा उत्सर्जित हिम शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह पाला शक्ति बहुत ही अनोखी है, सामान्य शीत ऊर्जा से बिल्कुल अलग। सामान्य शीत ऊर्जा केवल सामान्य वस्तुओं को ही नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह मानसिक ऊर्जा या आत्मा की ऊर्जा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह पाला एक बहुत ही विशेष प्रकार की ठंडी ऊर्जा है, जो न केवल सभी वस्तुओं को पल भर में जमा सकती है, बल्कि आत्मा और मानसिक ऊर्जा पर भी एक निश्चित प्रभाव डालती है। यदि यह और अधिक विकसित हो सके तो शायद यह अपनी आत्मा को भी संघनित करने में सक्षम हो जाए। अंतरिक्ष की 14वीं परत में जीवित रहने में लेंग हुआ का सबसे बड़ा फायदा भी यही है। आमतौर पर दूसरा भाई आक्रमण का नेतृत्व करता है, तीसरा भाई किनारे से परेशान करता है, जबकि सबसे बड़ा भाई लेंग हुआ अपने प्रतिद्वंद्वी को अचानक पकड़ लेता है और उसे बर्फ की मूर्ति में जमा देने के लिए अपनी फ्रॉस्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है या उसे बुरी तरह कमजोर कर देता है, इससे पहले कि तीनों मिलकर उसे खत्म कर दें। अब इस विकट परिस्थिति में ये कदम उसके लिए बचने का आखिरी उपाय बन गया है। मुझे यकीन है कि तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक तुम तार्किक स्तर पर नहीं हो, तुम मेरी हिम ऊर्जा से प्रभावित होगे। अडिग संकल्प के साथ लेंग हुआ ने अपने शरीर के भीतर हिम ऊर्जा के प्रवाह को तेज कर दिया। हिम तलवार की नोक से तुरंत ही और भी भयानक हिम ऊर्जा निकली, जिससे लंबा हिम भाला तेजी से बढ़ने लगा। गति अचानक एक पल में बढ़ गई। पल भर में आकाश में एक लंबा संकरा रास्ता प्रकट हुआ, जो सीधे वांग हाओ के हृदय की ओर जाता था। पलक झपकते ही इसने लगभग प्रकाश की गति प्राप्त कर ली और वांग हाओ की छाती, उसके दिल और आंतरिक अंगों को जमा दिया। बहुत बढ़िया, सफलता। लेंग हुआ ने चुपके से राहत की सांस ली और फिर अचानक अपने हाथ में फ्रॉस्ट ब्लेड को घुमाया। फ्रॉस्ट जायंट सिकल स्लैश। जैसे ही विशाल कृपाण ऊर्जा का निर्माण हुआ, वह एक आश्चर्यजनक ठंडी रोशनी के साथ चमकी और तुरंत वांग हाओ के गले पर हमला कर दिया। उसी समय शेन तू बाओ ने वांग हाओ पर झपट्टा मारा और अपने खून से सने मुंह को खोलकर वांग हाओ की गर्दन को काट लिया। क्लिक क्लिक टिल्ड। हे, मेरे विषैले दांतों से काटे जाने पर तो एक स्टेलर लेवल वाले को भी सिरदर्द हो जाएगा। ठीक उसी समय जब शेन तू बाओ को पूरा यकीन हो गया था कि उसने वांग हाओ को काट लिया है, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक शेन तू बाओ को लगा कि उसका पूरा शरीर जम गया है और वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया है। विशेषकर चूंकि उसका मुंह पूरी तरह से जम गया था, इसलिए चटकने की आवाज वांग हाओ की गर्दन को काटने से नहीं, बल्कि अचानक आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर कृपाण की ऊर्जा के प्रहार से आई थी। अपने मुंह भर के नुकीले दांतों को चकनाचूर कर दो। दोबारा देखने पर पता चला कि वांग हाओ पूरी तरह गायब हो चुका था। उस हमले को अंजाम देने के बाद लेंग हुआ ने पीछे मुड़े बिना तेजी से 5 बार टेलीपोर्ट किया और दर्जनों मील दूर एक छिपी हुई गुफा में गायब हो गया। वह जगह धुंधली रोशनी वाली और बेहद सुनसान थी, जो तीनों भाइयों के लिए एक शरण स्थल और पूजा स्थल के रूप में काम करती थी। इस सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद लेंग हुआ का तनावपूर्ण मन आखिरकार थोड़ा शांत हुआ और मृत्यु का उसका भय तुरंत गायब हो गया। उफ, शुक्र है मैं होशियार थी,
वरना मैं भी उन दोनों बेवकूफ भाइयों के साथ मर जाती। लेंग हुआ ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे स्थिर खड़े हुए, अचानक उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक धुंधली आकृति को खड़े देखा। कौन है भाई, तुम क्या सोचते हो? काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। आवाज सुनते ही लेंग हुआ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। असंभव, मैंने लगातार 5 बार टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है। ये 50 किलोमीटर की दूरी है, तुम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। लेंग हुआ के माथे पर फिर से ठंडे पसीने की बूंदें आने लगीं। माफ कीजिए, मैं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, और जब मैं 8वें रैंक पर था तब मैं एक बार में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर सकता था। 50 किलोमीटर तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वांग हाओ ने ठंडे लहजे में कहा। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना वांग हाओ ने तुरंत अपना हाथ घुमाया और लेंग हुआ के चेहरे पर एक स्टार शैटरिंग स्लैश से हमला कर दिया। तलवार पलक झपकते ही आ पहुंची, उसने 20 कदम से भी कम की दूरी तय की। लेंग हुआ के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन वह केवल अपने गुस्से को दबाकर जमीन पर बिखरे हुए टुकड़ों में तब्दील हो सकती थी। जैसे ही आत्मा की ऊर्जा क्षीण हुई, वांग हाओ ने एक बार फिर आत्मा को पकड़ने की कला का उपयोग करके बिखरी हुई आत्मा की ऊर्जा के टुकड़ों को अपने आत्मा क्षेत्र में समाहित कर लिया। इस बार वांग हाओ की आत्मा ओरिजिन का आकार आधा बढ़ गया है। आत्मा ग्रह का आकार भी बढ़ गया है। शी डाली और लेंग हुआ को मारने के बाद वांग हाओ को 20 लाख आत्मा के सिक्के भी मिले, जिन्हें उसने सीधे आत्मा के अंतरिक्ष में फेंक दिया और ब्लैक फ्लेम सरपेंट को उन्हें नाश्ते के रूप में खाने दिया। लेंग हुआ को मारने के बाद वांग हाओ ने फिर से टेलीपोर्ट किया और 100 मील दूर प्रकट हुआ। जब वांग हाओ शेन तू बाओ के सामने दोबारा प्रकट हुआ तो वह पूरी तरह से टूट चुका था। तुमने बॉस को मार डाला। शेन तू बाओ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हाँ, अब तुम भी मर चुके हो। एक ही झटके में वांग हाओ ने शेन तू बाओ को मार डाला और इस तरह तीनों की मौत उसके हाथों हुई। इसके तुरंत बाद वांग हाओ को 10 लाख आत्मा सिक्के और प्राप्त हुए। शेन तू बाओ की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वांग हाओ की आत्मा, जब ओरिजिन ने पहली बार 9 स्टार स्तर प्राप्त किया था तब की तुलना में अब इसका आकार 2 गुने से भी अधिक हो गया है। सामान्य तौर पर वांग हाओ को 9वें स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में वो केवल एक आत्मा साधक है। यह क्षेत्र अभी भी 9वें स्तर प्राथमिक स्तर के आसपास ही मंडरा रहा है। हालांकि 9वें स्तर के प्रारंभिक स्तर पर भी वांग हाओ की वर्तमान आत्मा, हालांकि उत्पत्ति की शक्ति और आत्मा की ऊर्जा का भंडार एक सामान्य 9 स्टार के स्तर पर है। पीक विशेषज्ञ की तुलना में 3 गुना से भी अधिक। लगातार 3 लोगों को बाहर करने के बाद वांग हाओ की रैंकिंग बढ़कर 520वीं हो गई। फिर रोशन सी बॉडी कल्टीवेशन क्लोन टेलीपोर्ट होकर उस छिपी हुई गुफा में वापस पहुंच गया जहां लेंग हुआ की अभी हत्या हुई थी। गुफा के प्रवेश द्वार को सील करने के बाद वांग हाओ ने सावधानी बरतते हुए प्रवेश द्वार पर आत्मा ऊर्जा का एक अंश छोड़ दिया और एक संवेदन चिन्ह स्थापित किया। अगर कोई गुफा के बाहर से गुजरता है तो वांग हाओ आत्मा को ये बात तुरंत पता चल जाएगी। इस तरह पिछली बार के विपरीत जब मैं पूरी तरह से खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी बाहर से कोई घुस आया और मुझे अचानक चौंका दिया। जल्द ही वांग हाओ ध्यान की अवस्था में चले गए और आराम करते हुए अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करने लगे। इससे पहले कि उसे पता चलता, वांग हाओ गहरी नींद में सो गया था। वांग हाओ 3 दिन और 3 रात सोता रहा। जागने पर उसने तरोताजा महसूस किया और उसकी ताकत पूरी तरह से चरम अवस्था में वापस आ गई थी। इसके बाद वांग हाओ ने पिछले कुछ दिनों में अपनी उपलब्धियों और युद्ध के अनुभव का सारांश देना शुरू किया। एक और दिन बीत गया और वांग हाओ अपनी समाधि अवस्था से जाग उठा। बॉडी कल्टीवेटर और सोल कल्टीवेटर दोनों ही 9वें स्तर के प्रारंभिक स्तर पर स्थिर हो चुके हैं। क्षेत्र, इसके अलावा डेंटियन में एक स्थिर आदिम शक्ति तारकीय कोर का निर्माण हुआ और आत्मा अंतरिक्ष में आत्मा खगोलीय पिंड भी मौजूद हैं।
आगामी लड़ाइयों में मैं अपनी मानसिक ऊर्जा को और भी निखारने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं उड़ने वाले खंजर को यथासंभव नियंत्रित करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करूंगा। मुझे आशा है कि मैं जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर मानसिक ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार तीनों नाड़ियों के क्षेत्र के संतुलित होने के बाद मैं अनंत क्लोन की साधना कर सकूंगा। 0HYG अध्याय 557 तारा टूटना। मानसिक ऊर्जा संवर्धन को सामान्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक प्रकार के साधक दिव्य विचार गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हैं, अपनी मानसिक ऊर्जा को निखारते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के बल पर विशिष्ट पहचान बनाते हैं। फ्लाइंग डैगर तकनीक इसी प्रकार से उत्पन्न हुई है। एक अन्य प्रकार आध्यात्मिक जादूगरों की परंपरा का अनुसरण करता है, जो ब्रह्मांड को समझने, विभिन्न जादुई मंत्रों को समझने, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ संवाद करने और अविश्वसनीय जादुई तकनीकों को उजागर करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्राचीन युग की तबाही के साथ आध्यात्मिक जादूगरों का वंश लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया और पीक तक फैले जादू के विभिन्न स्कूल भी प्राचीन युग की तबाही के साथ ब्रह्मांड की धूल में दब गए। हाल ही में मानव जीन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ जीन के भीतर छिपे कई रहस्यों का पता चला है और मनुष्यों के बीच कई महाशक्तियों वाले लोग सामने आए हैं। दरअसल प्राचीन युग में जिनके पास एक्स शक्तियां होती थीं, उन्हें मानसिक जादूगरों की वंशावली कहा जा सकता था, लेकिन अब यह विरासत टूट चुकी है। ऐसे लोग लगभग न के बराबर हैं जो प्राचीन मंत्रों और जादू टोनों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए अधिकांश एक्स क्षमता उपयोगकर्ता इन एक्स क्षमताओं का उपयोग, जो लगभग स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के समान है, केवल एक सरल और अपरिष्कृत तरीके से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले लेंग हुआ के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति के बराबर हिम शक्ति थी, जो आत्मा को भी जमा देने में सक्षम थी, वह केवल इसे लेंगची के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकता था, इसे अपनी तलवार तकनीकों में परत दर परत जोड़कर। ये तरीके बेहद ही क्रूर थे, लगभग एक परमाणु हथियार को शिकार करने के लिए इस्तेमाल करने के समान, जो वास्तव में खेदजनक है। अगर लेंग हुआ को कुछ प्राचीन मंत्रों का ज्ञान होता, तो उसके भीतर की हिम ऊर्जा निस्संदेह और भी भयानक शक्ति प्रकट करती। वांग हाओ की वर्तमान शक्ति भी शायद इसका सामना करने में असमर्थ होती। बिना विज्ञापन के मुफ्त देखने के लिए बाइडू पर हे यांगे खोजें। क्योंकि एक्स क्षमताओं के भी अलग अलग स्तर होते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति सार्वभौमिकता के जितना करीब पहुंचता है, मूल लॉ के एक्स गुण की वृद्धि क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी शक्ति उतनी ही भयावह हो जाएगी। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड को बनाने वाली विभिन्न ऊर्जाएं, धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, गरज और बर्फ जैसे मूल तत्व, समय, स्थान, जीवन, विनाश इत्यादि। एक्स क्षमता ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों के जितनी करीब होती है, वह उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है और अंतिम चरण की विकास क्षमता उतनी ही भयावह हो जाती है। ... आज वांग हाओ की स्टार शटरिंग सेबर तकनीक दूसरे स्तर पर पहुंच गई है, जिससे ये 100 अन्य तकनीकों के बराबर प्रभावी हो गई है। स्टार शटरिंग स्लैश जब पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया जाता है, तो 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, और जब इसे ब्लेड इंटेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिलाया जाता है तो इसकी शक्ति और भी भयावह हो जाती है। हालांकि वांग हाओ को पता चला कि वो अपनी चाकू का इस्तेमाल कितनी हद तक कर सकता है। 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद एक ही प्रहार से 1 अरब जिन को भेदा जा सकता है। हालांकि स्टार शटरिंग स्लैश अपनी शक्ति के 100 गुना का उपयोग करने पर भी अक्सर अपनी शक्ति के 10 गुना तक भी नहीं पहुंच पाता है। दूसरे शब्दों में वांग हाओ की अधिकतम शक्ति केवल 10 अरब जिन तक ही लगाई जा सकती है, जो 100 ड्रैगन की शक्ति के बराबर है। वांग हाओ की वर्तमान स्थिति यही प्रतीत होती है। वांग हाओ ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह भौतिक शरीर की बाधा को पार करके सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए वांग हाओ केवल अस्थायी रूप से शारीरिक शक्ति को तोड़ने के बजाय तलवारबाजी कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर सकता था। इनमें से दिव्य विचार सबसे महत्वपूर्ण सफलता का बिंदु है। पता चला कि 8वें स्तर पर
बॉडी कल्टीवेशन क्लोन एक साथ 30 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी आसानी से 30 उड़ने वाले खंजरों को नियंत्रित कर सकता था। अब 9वें स्थान पर पहुंचने के बाद भी मानसिक ऊर्जा क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि सार रूप में मानसिक ऊर्जा का ऊर्ध्वपतन हुआ। तार्किक रूप से वांग हाओ की मानसिक ऊर्जा अधिक केंद्रित होनी चाहिए, जिससे उड़ते हुए खंजर को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इससे निस्संदेह वांग हाओ को साधना में लाभ मिलता है। फ्लाइंग डैगर तकनीक का एक शॉर्टकट। एक विचार के साथ ही वांग हाओ के सामने 512 उड़ते हुए खंजर प्रकट हो गए। ये गहरे काले रंग के उड़ने वाले खंजर यिन परिवार द्वारा वांग हाओ के लिए लाए गए थे। ये वस्तुएं पूर्वज यिन वेंटियन से लूटी गई थीं और बाद में बॉडी कल्टीवेशन क्लोन का उपयोग करके इन्हें फिर से परिष्कृत किया गया था। प्रत्येक उड़ने वाले खंजर को 8 सितारा उच्च श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। हालांकि वांग हाओ के आश्चर्य के लिए ये उड़ने वाले खंजर मूल रूप से नीले ड्रैगन रिंग में रखे गए थे। जब से वांग हाओ ने आत्मा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब से उसने पाया है कि वह नीले ड्रैगन रिंग से वस्तुओं को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है और न ही वह नीले ड्रैगन क्षेत्र के अस्तित्व को महसूस कर सकता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वांग हाओ ने इसके बारे में सोचा, वैसे ही उड़ते हुए खंजर उसके सामने प्रकट हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि एज और ड्रैगन स्पेस से केवल हथियार ही बुलाए जा सकते हैं? वांग हाओ को संदेह था। फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसने एज और ड्रैगन रिंग में मौजूद अन्य हथियारों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि एली बैटल सेबर और ब्लैक फ्लाइंग डैगर के अलावा अन्य हथियारों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता था। यहाँ तक कि वांग हाओ की सबसे बहुप्रतीक्षित दानव तलवार फेंग हो का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। वांग हाओ ने एज और ड्रैगन स्पेस से किसी भी परिचित वस्तु को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंततः उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा लगता है कि यह आत्मा युद्ध क्षेत्र वास्तव में रहस्यमय और अप्रत्याशित है। इसके बाद वांग हाओ ने मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके इन 512 उड़ने वाले खंजरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शुरू में अपने विचारों को 512 खंडों में विभाजित करना काफी मुश्किल था। हालांकि कई प्रयासों के बाद वांग हाओ ने धीरे धीरे इस तरकीब में महारत हासिल कर ली। जल्द ही वांग हाओ कुशलतापूर्वक सभी 512 उड़ने वाले खंजरों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। ये वांग हाओ की बदौलत है। मानसिक ऊर्जा की शक्ति के अलावा ये वांग हाओ की तलवारबाजी की समझ से भी निकटता से संबंधित है। उड़ने वाले खंजर और सामान्य चाकू में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, आप इनमें जबरदस्ती कोई भेद नहीं कर सकते। अंतर सिर्फ इतना है कि उड़ने वाला खंजर चाकू को पकड़ने के लिए मानव हाथ के बजाय मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता है। इसी अंतर के कारण फ्लाइंग डैगर तकनीक को फ्लाइंग डैगर नाइफ तकनीक के बजाय एक विशेष तकनीक कहा जाता है। कोई भी मार्शल स्किल जो धर्म से संबंधित है, वह ज्यादातर दाव से अविभाज्य है और महान दाव तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। लेकिन ऐसा लगता है कि अंतिम कौशल में इस तरह के विस्तार का अभाव है। हालांकि इससे उड़ते हुए खंजर की तकनीक की अविश्वसनीय शक्ति कम नहीं हो जाती। अब वांग हाओ की स्टार शटरिंग सेबर तकनीक को टक्कर मिल गई है। दायरे की दूसरी परत और आगे बढ़ने में असमर्थ रही है और 100 गुना युद्ध शक्ति पहले ही सीमा बन चुकी है। हालांकि उड़ते हुए खंजर की तकनीक में अनंत संभावनाएं दिखाई देती हैं। चाउस्टिंग का नाम तक मत लो, 100 गुना, 1000 गुना या 10,000 गुना भी कोई समस्या नहीं है। जब तक मानसिक ऊर्जा पर्याप्त शक्तिशाली है, 1 अरब गुना भी असंभव नहीं है। इसलिए वांग हाओ को एक शानदार विचार आया और उसने उड़ने वाले खंजर की तकनीक और तारा चकनाचूर करने वाली कृपान की तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। आइए देखें कि क्या हम कोई सफलता हासिल कर सकते हैं। इससे पहले यिन परिवार में पुराने पूर्वज जब यिन चुनकियू लड़ रहा था, तभी वांग हाओ को अचानक एक विचार आया और उसने उड़ने वाले खंजर को स्टार शैटरिंग सेबर तकनीक में शामिल करने के बारे में सोचा। उस समय वांग हाओ का विचार बहुत ही सरल था, लेकिन अब यह एक चतुर और प्रतिभापूर्ण दृष्टिकोण प्रतीत होता है।
शायद अपनी उड़ने वाली कटार तकनीक से कल्टिवेट वू दाओ अंततः कल्टिवेट को हरा सकता है। स्टार शैटरिंग सेबर तकनीक लाभकारी है और इससे सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। यह उड़ने वाली कटार तकनीक स्टार शैटरिंग सेबर तकनीक से प्रेरित है, लेकिन ये उससे पूरी तरह अलग है। इसे स्टार ब्रेकिंग ही कहेंगे, क्योंकि किसी चीज को तोड़े बिना नई चीज नहीं बनाई जा सकती। मुझे उम्मीद है कि उड़ने वाली कटार तकनीक की इस खोज से स्टार शैटरिंग सेबर तकनीक को नए सिरे से बनाया जा सकेगा। अपनी खुद से बनाई गई उड़ने वाली कटार तकनीक का नाम चुनने के बाद वांग हाओ भावनाओं और उत्साह से भर गया। फिर उसने पूरी जान लगा दी और अपने विचारों के अनुसार इस स्टार ब्रेकिंग चाल को करने की कोशिश शुरू कर दी। वांग हाओ ने भीड़ का अनुसरण करने और भारी बहुमत से जीतने का फैसला किया। फ्लाइंग डैगर तकनीक भी एक शक्तिशाली और आक्रामक दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। अदम्य शक्ति से ये सब कुछ नष्ट कर देता है। यही तो स्टार ब्रेकिंग का सार है। धीरे धीरे वांग हाओ गहन चिंतन में लीन होने लगे और अनजाने में ही एक बार फिर इस दुर्लभ और अनमोल क्षेत्र की अनुभूति प्राप्त कर ली। 0HYG अध्याय 558 प्रबोधन क्षेत्र। ज्ञानोदय में डूब जाना रन के बाद विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों को समझना उतना ही आसान हो जाएगा जितना खाना पीना। कुछ गहन सिद्धांत और कठिन अस्पष्ट समस्याएं जिन्हें आमतौर पर समझना मुश्किल होता है, उन्हें पल भर में समझा जा सकता है। लोगों को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे अचानक से कोई प्रेरणा मिलना और अचानक से किसी ऐसी समस्या का समाधान मिल जाना जो उन्हें कुछ दिनों से परेशान कर रही हो। हालांकि ज्ञानोदय का दांव इस आकस्मिक प्रेरणा की चमक की तुलना में अधिक कुशल और लंबे समय तक चलने वाला है, जो कि एपिफेनी से अलग है। कुछ लोगों को ज्ञानोदय हो जाता है, रेल्म पलक झपकते ही जाग सकता है, कुछ समझ सकता है और बस इतना ही। कुछ लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि वे लंबे समय तक इस दुर्लभ और अनमोल क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पौराणिक कहावत है कि पहाड़ों में बिताया एक दिन दुनिया में 1000 साल के बराबर होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक बार जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। ज्ञान की अवस्था में रहने वाले लोगों को समय का एहसास नहीं होता। जब उन्हें होश आता है तो वे पाते हैं कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और 10,000 साल बीत चुके हैं। बेशक इस तरह के मिथक स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक अतिरंजित होते हैं, लेकिन वे वुडाओ की विशेषताओं को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। हालांकि वांग हाओ के पास ऐसा असाधारण सौभाग्य नहीं है। ज्ञानोदय के बीच में रियल्म के बाद वांग हाओ एक दिन से भी कम समय में होश में आ गया। वास्तविक दुनिया में इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। ज्ञानोदय की अवस्था में वांग हाओ को ऐसा महसूस हुआ मानो वह ब्रह्मांड की शुरुआत में हो और चारों ओर एक अंधेरे शून्य जैसे स्थान से घिरा हुआ हो। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश अचानक विस्फोटित हुआ, अनंत तक फैल गया और इस प्रकार मूल ब्रह्मांड का प्रतिरूप अस्तित्व में आया। उसी क्षण वांग हाओ को स्टार ब्रेकिंग के पीछे की अवधारणा की समझ प्राप्त हुई, जिससे उन्हें लाभ हुआ। अच्छा ऐसा है, जब वांग हाओ को स्थिति का एहसास हुआ तो उनके चेहरे पर न तो खुशी का भाव था और न ही दुख का। अपनी मानसिक ऊर्जा के एक झटके से सभी 512 काले उड़ने वाले खंजर एक वर्गाकार आकृति में खड़े हो गए, वांग हाओ की छाती के सामने व्यवस्थित रूप से तैरते हुए, मानो सैनिक किसी भी क्षण उनके द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार हों। एक विचार के साथ ही उड़ते हुए खंजर एक विशाल तलवार में बदल गए, जो वांग हाओ के चारों ओर घूमते हुए विभिन्न उत्कृष्ट तलवारबाजी तकनीकों का प्रदर्शन करने लगी। इस बिंदु पर वांग हाओ ने पाया कि कुछ तलवारबाजी की तकनीकें, जिन्हें सामान्यतः करना कठिन होता था, मानसिक ऊर्जा के नियंत्रण में असाधारण रूप से आसानी से की जा सकती थीं। आखिरकार मानवीय गतिविधियों की सीमा सीमित है, मानसिक ऊर्जा के विपरीत जो मनुष्यों की तरह ही कल्पनाशील और बहुमुखी हो सकती है, जिससे सभी प्रकार की अप्रत्याशित गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्या हम इन उड़ने वाले खंजरों में विनाश की ज्वाला की ब्लेड इंटेंट को शामिल कर सकते हैं?
इस विचार के साथ ही वांग हाओ को अचानक एक एहसास हुआ, मानो उसके लिए एक अनजान दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। मिश्र धातु से बनी युद्ध तलवारों की गुणवत्ता इन काली उड़ने वाली कटारों की तुलना में अंततः निम्न स्तर की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्रा के मामले में ये उड़ने वाली कटारें स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ हैं। इससे पहले वांग हाओ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि आत्मा क्षेत्र में मौजूद काले ब्लेड प्रेत में निहित विनाश की ज्वाला की ब्लेड भावना पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, अधिक से अधिक इसका 10वां हिस्सा भी मुक्त नहीं हुआ था। सबसे पहले अलॉय बैटल सेबर की औसत दर्जे की सामग्री के कारण फ्यूजन द्वारा निर्मित की जा सकने वाली विनाश की ज्वाला की ब्लेड इंटेंट सीमित है। दूसरे अध्याय 560 तारा विखंडन की शक्ति। काले रंग का उड़ता हुआ खंजर एक जीवंत काले सर्प की तरह अपने दांत खोलकर क्यू वूजी की छाती पर जोर से काट गया। कृपया ताइवान की बेहतरीन किताबें पढ़ने और अध्यायों के सबसे तेज अपडेट देखने के लिए इस शानदार वेबसाइट पर जाना न भूलें। ये दृश्य देखकर क्यू वूजी को पसीना आ गया। तुरंत ही उसने पत्थर का कवच मंगवाया। अचानक एक मोटा मिट्टी के पीले रंग का कवच क्यू वूजी को पूरी तरह से ढक लिया। चट्टानी कवच पहनने के बाद क्यू वूजी को बहुत अधिक सहजता और आत्मविश्वास महसूस हुआ। पलक झपकते ही एक लंबी सीधी रेखा में व्यवस्थित काली तलवारें अचानक बिखर गईं, 3 भागों में बंट गईं और उन्होंने क्यू वूजी पर ऊपर, मध्य और नीचे से हमला कर दिया। स्विश 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 टिल्डा। धातु की कई तेज आवाजें गूंज उठीं, जिससे मोटी चट्टानी परत से घनी चिंगारियों के गुबार उठने लगे। वाह, कितना तेज उड़ने वाला खंजर है। हालांकि यह अभी भी चट्टानी कवच की सुरक्षा को भेदने में थोड़ा कमजोर है। क्यू वूजी खुद से बेहद खुश था। उसके पूरे शरीर पर 512 उड़ते हुए खंजरों के वार होने के बाद भी उस पर एक भी खरोंच नहीं बची, केवल उसके मिट्टी जैसे पीले रंग के चट्टानी कवच की सतह पर छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। वांग हाओ ने अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक लिया और वांछित आक्रमण प्रभाव प्राप्त करने में विफल रहा। हालांकि वांग हाओ को जरा भी डर नहीं था। उसने अभी अभी स्टार ब्रेकिंग बनाया था और क्यू वूजी उस पर अभ्यास करने वाला पहला व्यक्ति था। एक बार काफी नहीं था, इसलिए वांग हाओ ने इसे दूसरी बार किया। वैसे भी उड़ने वाला खंजर बहुत कम आदिम शक्ति और कृपाण इरादे की खपत करता है, इसलिए वांग हाओ ऐसी खपत को संभाल सकता है। उड़ता हुआ खंजर 3 धाराओं में बंट गया, जिससे उसकी शक्ति बिखर गई और वह रक्षा पंक्ति को भेदने में विफल रहा। यदि उसकी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती, तो चट्टानी कवच की उस परत को भेदना कहीं अधिक आसान होता। इस बार वांग हाओ ने सभी उड़ने वाले खंजरों को एक विशाल काले उड़ने वाले खंजर में संघनित किया और स्टार ब्रेकिंग के सबसे शक्तिशाली हमले के रूप में इसे छोड़ा। स्टार शैटरिंग सेबर तकनीक के बाद स्टार ब्रेकिंग एक विशाल तलवार है जो टूटे हुए तारों की आभा से बनी है। इसका एक ही वार युद्ध शक्ति से 500 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। स्टार शटरिंग स्लैश के विपरीत, ये स्टार ब्रेकिंग स्लैश फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन के ब्लेड इंटेंट का 70% संघनित करता है। इसमें बड़ी मात्रा में प्राइमल फोर्स शामिल होता है और युद्ध शक्ति का 500 गुना एक बिंदु में संयोजित करता है। सारी आक्रमण शक्ति, सारा बल उस विशालकाय तलवार की नोक पर पूरी तरह केंद्रित है। जब इस एक बिंदु की पूरी शक्ति केंद्रित हो जाती है, तो इसमें आश्चर्यजनक शक्ति आ जाती है। बूम टिल्ड, जैसे तारे बिखर रहे हों या जैसे कोई तारा फट रहा हो। इस हमले में 512 उड़ते हुए खंजरों को एक बिंदु में समाहित कर दिया गया, जिससे क्यू वूजी की छाती में आसानी से एक बड़ा छेद हो गया। ग्रामीण मनमोहक पालतू जानवर टूम राडा की छोटी किसान लड़की। तत्काल ही अत्यधिक बल के कारण क्यू वूजी आलू की बोरी की तरह उड़ गया, सैकड़ों मीटर दूर जाकर पत्थर की दीवार से टकराया और उसमें 100 मीटर से अधिक की गहराई तक धंस गया और अंत में आकर रुक गया। इस आघात को सहने के बाद क्यू वूजी मृत्यु के कगार पर था। उसकी जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो रही थी, लेकिन यह अभी पूरी तरह से गिरा नहीं है। वांग हाओ ने इस प्रहार में 10 अरब जिन से कम बल नहीं लगाया। हालांकि फ्लाइंग डैगर ने अपनी शक्ति से 500 गुना अधिक बल जुटा लिया था,
फिर भी वह इसे भेद नहीं सका। वांग हाओ शारीरिक शक्ति की सीमाएं। 100 ड्रैगनों की शक्ति से परिपूर्ण ये प्रहार स्टार शैटरिंग स्लैश से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। वांग हाओ को इससे भी ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह है कि इसकी खपत स्टार शटरिंग स्लैश की तुलना में 1/3 से भी कम है। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि वांग हाओ इस चाल को लगभग पलक झपकते ही अंजाम दे सकता है। यदि मानसिक ऊर्जा पर्याप्त मजबूत हो तो इस चाल का प्रयोग निरंतर भी किया जा सकता है। शायद यही उड़ते हुए खंजर की खूबसूरती है। काफी देर बाद भी गड्ढे के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। वांग हाओ मानसिक ऊर्जा जांच के अनुसार क्यू वूजी हमले में बेहोश हो गए थे, इसलिए वह टेलीपोर्ट होकर गड्ढे में पहुंच गया और एक ही विचार से एक उड़ता हुआ खंजर जो गहरे रंग की चमक से जगमगा रहा था क्यू वूजी के गले को चीरते हुए निकल गया, जिससे उसकी जान तुरंत चली गई। एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद वांग हाओ की रैंकिंग बढ़कर 489 हो गई, जिससे उसे 1 मिलियन सोल कॉइन और एक पूर्ण 9 स्टार स्तर का कैरेक्टर प्राप्त हुआ। छोटी आत्मा शरीर। इस बार क्यू वूजी के आत्मा शरीर के विलीन होने से पहले वांग हाओ ने आत्मा को पकड़ने की कला का उपयोग किया और लगभग बिना किसी नुकसान के पूरे आत्मा शरीर को वांग हाओ में समाहित कर लिया। आत्मा का स्थान। पलक झपकते ही यह आत्मा ग्रह में समा गया और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उड़ने वाले खंजर के साथ अपने पहले अनुभव के बाद वांग हाओ को स्टार ब्रेकिंग में और भी अधिक आत्मविश्वास हो गया, इसलिए उसने यात्रा के दौरान लगभग लगातार अपने उड़ने वाले खंजर नियंत्रण कौशल का अभ्यास किया। हाल ही में हुए युद्ध में वांग हाओ को एहसास हुआ कि उड़ने वाले खंजर पर उसका नियंत्रण अभी भी उतना कुशल नहीं है। जैसे जैसे वे स्टॉर्म कैन्यन में और गहराई तक जाते गए, बॉडी कल्टीवेशन क्लोन ने उड़ने वाले खंजर को संभालने में सुधार किया। कई दिनों के अभ्यास के बाद वांग हाओ ने खुद को उड़ने वाले खंजर को नियंत्रित करने में तेजी से कुशल होते हुए पाया, जबकि उड़ने वाले खंजर को चलाने में खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा लगभग नगण्य स्तर तक कम हो गई थी। स्टार ब्रेकिंग करने के लिए उपयोग किए जाने के अलावा सामान्य परिस्थितियों में उड़ने वाले खंजर के नियंत्रण का मानसिक ऊर्जा की खपत पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वांग हाओ ने अनुमान लगाया कि इसका संबंध उड़ते हुए खंजर के अंदर बनने वाले रहस्यमय 3 रंगों के भंवर से हो सकता है। विक्टोरियाज सीक्रेट। हालांकि वांग हाओ की निराशा के लिए, चाहे उसने कितनी भी जांच की हो, रहस्यमय 3 रंगों का भंवर एक अनसुलझा रहस्य बना रहा और वह इसके रहस्यों को उजागर करने में असमर्थ रहा। वांग हाओ जितनी ज्यादा जांच करता गया, उतना ही उसे लगा जैसे सब कुछ धुंध की परतों से घिरा हुआ है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। अंत में मैंने रहस्यमय 3 रंगों वाले भंवर की खोज करना छोड़ दिया और इसके बजाय अपने उड़ने वाले खंजर कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कई दिनों के अथक प्रशिक्षण के बाद वांग हाओ को ये जानकर खुशी हुई कि उसका मानसिक ऊर्जा सागर थोड़ा फैल गया था और उसकी मानसिक ऊर्जा चिंगारी तेजी से केंद्रित हो गई थी, जो ग्रह स्तर के 9वें स्तर को पार करने के हल्के संकेत दिखा रही थी। इस खोज से वांग हाओ परमानंद से भर गया। वास्तव में मानसिक ऊर्जा को संघनित करने के लिए उड़ने वाले खंजर का अभ्यास करने का विकल्प चुनना ही सही दांव मार्ग था। महज कुछ दिनों में हासिल किया गया सुधार वांग हाओ द्वारा स्टार 8 का अभ्यास करने के 1 महीने के लाभ के बराबर है। यह एक सुखद आश्चर्य क्यों नहीं होगा। 3 दिन बाद WAC स्टॉर्म कैन्यन में 100,000 मील की यात्रा करने के बाद वांग हाओ ने कुल मिलाकर 9 सितारा स्तर के दुश्मनों को मार गिराया है। कुल 16 पीक वॉरियर्स हैं। वांग हाओ को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इसने 14वें स्तर के अंतरिक्ष में लगातार 9 जीत के उन्नति मानक को कहीं अधिक पार कर लिया था। अंततः वांग हाओ के पास स्टॉर्म कैन्यन में और गहराई तक अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वांग हाओ जितना अंदर जाता गया, आसपास के स्थान की दमनकारी शक्ति उतनी ही प्रबल होती गई, जो अंततः घाटी के बाहर भयंकर तूफान का सामना करते समय उसके द्वारा अनुभव किए गए शारीरिक परिश्रम से भी अधिक हो गई। हजारों मील की यात्रा करना ही एक बड़ी चुनौती है। 9 सितारा स्तर की यात्राएं तो लगभग न के बराबर ही होती हैं।
शिखर वह स्थान है जहां सबसे मजबूत लोग भी कदम रख चुके हैं। वांग हाओ अब 100,000 मील की गहराई तक यात्रा कर चुका है और यहाँ का स्थानिक दबाव ऐसा है मानो उसे लगातार किसी भयानक बल द्वारा निचोड़ा जा रहा हो। भयानक दबाव के कारण उसकी त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां लगातार खून बह रही थीं। हर कदम पर उसे अपनी हड्डियों का तीव्र घर्षण महसूस हो रहा था। हर कदम के साथ जमीन पर एक गहरा गड्ढा और खून का एक उथला तालाब बनता चला गया। वांग हाओ के शरीर के हर रोम से खून रिस रहा था, जो उसकी टांगों से नीचे बह रहा था। हालांकि यह शारीरिक रूप से कष्टदायक था, वांग हाओ को ऐसा लग रहा था कि वह इसका भरपूर आनंद ले रहा है। उसने पाया कि इस दबाव के कारण उसके शरीर में रक्तवंश की ऊर्जा अधिक सक्रिय हो गई और उसका रक्त उबलने लगा। ये सभी मिलकर दबाव का प्रतिरोध करने लगे। आज भी वांग हाओ ने अपना मानव शरीर बरकरार रखा है और लगातार बढ़ते शक्तिशाली स्थानिक दबाव को सहन कर रहा है। अंडरस्कोर 7 अध्याय 561 सफेद वस्त्रों वाला रहस्यमय व्यक्ति। जब तक उसका शरीर साथ देना बंद नहीं कर देता, वांग हाओ ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और वह ट्रू ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते समय कभी भी ढिलाई नहीं बरतेगा। इसे बस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रशिक्षण अभ्यास समझें। स्टॉर्म कैन्यन में और भी गहराई तक जाते हुए 150,000 मील दूर आकाश के किनारे पर अचानक आसमान से तेज हवा के झोंके गिरने लगे। जैसे किसी तेज धार वाले लोहे के चाकुओं की एक श्रृंखला से वार किया गया हो, उन्होंने बेरहमी से वांग हाओ के शरीर में एक छेद कर दिया। घाव इतना गहरा था कि वो हड्डी तक पहुंच गया था। आकाश से उतरने वाली भयंकर हवाएं बिल्कुल शांत और अदृश्य थीं, यहाँ तक कि मानसिक ऊर्जा द्वारा भी उनका पता नहीं लगाया जा सकता था और वे बिना किसी चेतावनी के आईं। ये किसी भी तलवार या ब्लेड से अधिक तेज था, यहाँ तक कि वांग हाओ के लिए भी। इसका शारीरिक ढांचा कठोर है, एक सामान्य 9वें स्तर के मानव की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है, फिर भी यह इसके भयंकर हमलों का सामना नहीं कर सकता। 1000 मील और आगे बढ़ने के बाद वांग हाओ की आदिम शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जिससे उसे हमले का सामना करने के लिए विनाश की ज्वाला को बुलाना पड़ा। विनाश की ज्वाला से घिर जाने के बाद वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर पर पड़ रहा स्थानिक दबाव काफी हद तक बेअसर हो गया है और उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हालांकि विनाश की ज्वाला अचानक और अप्रत्याशित आंधी के सामने असहाय है, जो किसी भी समय किसी भी दिशा से चल सकती है। तेज हवाओं के कारण सनफायर क्लोक भी अनगिनत लंबे लंबे चीरों से फट गया। फिर भी वांग हाओ ने दांत पीसते हुए दृढ़ता दिखाए, स्थानिक दबाव का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर के भीतर लगातार गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का अभ्यास किया और सर्वव्यापी आंधी से सावधानीपूर्वक बचाव किया। वांग हाओ को हर कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसा लग रहा था मानो वो पतली बर्फ पर चल रहा हो। क्या मैं अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच रहा हूँ? वांग हाओ ने अनगिनत बार खुद से यह सवाल पूछा। उसने अनगिनत बार अपना सिर हिलाया, बड़ी मुश्किल से अपने दांत पीसे और लगातार दृढ़ संकल्प बनाए रखा। एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। जमीन पर केवल गहरे खून से सने पैरों के निशानों की एक कतार ही बची थी और इस तरह वे 1 महीने तक चलते रहे। वांग हाओ ने अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ स्टॉर्म कैन्यन में 200,000 मील की दूरी तय करने का साहसिक कार्य किया। अंततः उस भयानक दबाव को सहन करने में असमर्थ होकर उसका शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। वांग हाओ पीठ के बल लेटा हुआ था और पूरी ताकत से मोटे लोहे पर लात मार रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने टुकड़ों में बदल गए थे जो उसके शरीर से लटक रहे थे। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत गहरे, हड्डियों तक पहुंचने वाले भयानक घाव थे। नए और पुराने घाव एक दूसरे पर इस तरह चढ़ गए थे कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल हो गया था। वांग हाओ के शक्तिशाली शारीरिक बल और चमत्कारी उपचार क्षमता के बावजूद ऐसा लगता है कि इतनी तेज हवाओं से हुए घावों को थोड़े समय में ठीक करना मुश्किल है। क्या तुम हार मान लोगे? वांग हाओ ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए मुंह से खून थूक दिया। स्टारी मो। हालांकि यह एक आभासी दुनिया थी, लेकिन उसके होठों पर लगा खून का घूंट और उसका तीव्र
खूनी स्वाद इतना वास्तविक लग रहा था। सोल बैटल स्पेस में 1 साल से अधिक समय बिताने के बाद वांग हाओ ने धीरे धीरे सोल बैटल स्पेस और वास्तविक दुनिया के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया। क्या ये वास्तविक दुनिया है या फिर बाहरी दुनिया एक भ्रम है? इन शंकाओं ने वांग हाओ को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तीव्र दर्द की लहरों ने वांग हाओ को इन अर्थहीन विचारों से वापस आत्मा युद्ध क्षेत्र में खींच लिया। क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगे? वांग हाओ ने दाओ से पूछा। तभी मेरे दिल में एक प्रबल आवाज विद्रोह करती हुई प्रतीत हुई। बिल्कुल नहीं, तुम डरपोक हो। तुम्हें लगता है कि यह थोड़ा सा दर्द तुम्हें हरा देगा। काफी देर बाद वांग हाओ ने दांत पीसते हुए अपने बड़े खून से सने हाथों का सहारा लेकर अपने शरीर को संभाला और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मान सकता। ये छोटी मोटी परेशानी कुछ भी नहीं है। ये चोटें मुझे हरा नहीं सकती। वांग हाओ ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसका शरीर झुका हुआ था और वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। उसका लक्ष्य स्टॉर्म कैन्यन का अंत था। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि जब तक मैं घाटी के अंत तक नहीं पहुँच जाता, मेरा शरीर कभी हार नहीं मानेगा। क्लिक टिल्डा क्लिक। हर मुश्किल कदम के साथ मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह टूटकर बिखरने वाला हो। 1 महीने तक लगातार पीड़ा सहने के बाद उनका पहले से ही मजबूत और तगड़ा शरीर बुरी तरह विकृत हो गया था। लेकिन इनमें से कोई भी चीज बॉडी कल्टीवेशन क्लोन के अटूट संकल्प को रोक नहीं सकी। बस पहुंचने ही वाले हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी देर और धैर्य रखें। थोड़ा और धैर्य रखें। अभी लेटने और आराम करने का समय नहीं है। एक और कदम बढ़ाओ और तुम फिनिश लाइन के एक कदम और करीब पहुंच जाओगे। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने अनगिनत बार खुद को प्रोत्साहित किया, लगातार इस आत्मा सम्मोहन का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। हर कदम पर खून के निशान छोड़ते हुए वांग हाओ लड़खड़ाते हुए घाटी के अंत की ओर बढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य है कि कितना समय बीत गया है। वांग हाओ की चेतना कुछ धुंधली हो गई और उसकी आंखों के सामने एक चांदी सफेद दुनिया प्रकट होने लगी, जिसमें दूर से सफेद कपड़े पहने एक आदमी की आकृति दिखाई दी। इस समय वांग हाओ के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, आगे बढ़ते रहना। उसके मन में अनगिनत बार मतिभ्रम उत्पन्न हो चुका था और इस बार वांग हाओ को लगा कि वह फिर से मतिभ्रम का शिकार हो रहा है। प्रतिभाशाली ज्योतिषी, ये तो भ्रम ही होगा। इतना समय बीत गया है और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। मेरे अलावा यहाँ और कोई कैसे हो सकता है? ये भी एक भ्रम ही होगा। वांग हाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया, आगे देखना बंद कर दिया और भारी श्रमसाध्य कदम बढ़ाते रहे। ठीक उसी समय वांग हाओ धीरे धीरे आगे बढ़ा। दूर खड़े सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने वांग हाओ को देखकर एह कहकर हैरानी जताई। एक और आगंतुक यहाँ आ गया है। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो लगभग 10 लाख साल बीत गए हैं। एक युग पलक झपकते ही बीत गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति में ऐसी प्रतिभाशाली युवा प्रतिभा उभर कर आएगी। काफी देर बाद वांग हाओ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उस स्थान में व्याप्त भयावह दमनकारी शक्ति पल भर में गायब हो गई। समय रहते खुद को संभाल न पाने के कारण वांग हाओ धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर चोट लग गई। जब वांग हाओ इस अराजक अवस्था से नींद से जागा तो उसने खुद को एक चांदी जैसे सफेद संसार में पाया। आसपास का वातावरण अचानक बदल गया और वह गहरी घाटी और भयानक दमनकारी शक्ति जिसे चाओयन को ने पहले देखा था, पल भर में गायब हो गई। वांग हाओ खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि उसने अभी अभी जो घाटी का दृश्य देखा था वह गायब हो चुका था। अचानक उसे कुछ ही दूरी पर किसी व्यक्ति के खड़े होने का आभास हुआ। वांग हाओ ने सिर घुमाकर देखा। उसके सामने सफेद वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था जो उदासीन भाव से उसे देख रहा था। सफेद वस्त्रों में उस रहस्यमय आकृति को देखकर वांग हाओ प्रशंसा से भर उठा। वो एक ऐसी अद्भुत सुंदरता थी जिसका वर्णन करना असंभव था, यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए एक अभिशाप जैसे शब्द भी उसके सार को पूरी तरह से व्यक्त करने में अपर्याप्त होंगे।
सफेद कपड़ों में इस आदमी को देखकर सबसे खूबसूरत महिला भी शर्मा जाएगी और उसकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। संक्षेप में कहें तो यह एक बेहद आकर्षक व्यक्ति है जो वांग हाओ जैसे अनुभवी दिलकश अभिनेता को भी शर्मिंदा कर देता है। अचानक सफेद कपड़ों में रहस्यमय व्यक्ति बोला, आपका नाम वांग हाओ है ना? दूसरे व्यक्ति के बोलने पर वांग हाओ दंग रह गया। उसे उसका नाम कैसे पता चला? उसने सिर हिलाया और मन ही मन सवाल करते हुए दाव से पूछा, जी हाँ, मैं वांग हाओ हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला? पूछताछ में आए विराम का फायदा उठाते हुए वांग हाओ दूसरे पक्ष की ताकत का आकलन करना चाहता था। हालांकि उसे ये देखकर निराशा हुई कि सफेद कपड़ों में रहस्यमय व्यक्ति एक अदृश्य बाधा से घिरा हुआ प्रतीत होता था, जिसने वांग हाओ को अपनी शक्तियों का उपयोग करने से रोक दिया था। चाहे कितनी भी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया जाए, ये भेद नहीं सकती। _7 अध्याय 562 बाय जिक्सु। इस भूतिया भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बाय जिक्सु न जानता हूँ, जिसमें ये भी शामिल है कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम ड्रैगन वंश के वंशज हो। मैं ये सब भली भांति जानता हूँ। बॉडी कल्टीवेशन क्लोन अचंभित था और उसे भय का अनुभव हो रहा था। काफी देर बाद वांग हाओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। एकाग्रता में क्षणिक कमी के कारण वह लगभग अपना संयम खो बैठा था। वह वाला, बाय जिक्सु वरिष्ठ, मैं यहाँ क्यों हूँ? वांग हाओ ने दाव से पूछे बिना नहीं रह सका। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने दाव से कहा, तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा। ये तुम्हारा ही दिल था जो तुम्हें यहाँ लाया। बॉडी कल्टीवेशन क्लोन ने आंखें घुमाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस तरह की बातें कई बार सुनी हों। वांग हाओ इस तरह के व्यक्ति को देखकर अवाक रह गया, जिसे चीजों को रहस्यमय बनाना पसंद था। बाय जिक्सु को वांग हाओ के विचार समझ में आ गए थे, इसलिए उन्होंने बोलना जारी रखा। ये गुप्त स्थान आम लोगों के लिए अगम्य है। आपका प्रवेश करना एक अवसर है। मैं लाखों वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस लंबे इंतजार के दौरान अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों ने इस ग्रह की खोज की और अंततः मानव जाति की युवा पीढ़ी ने इस पर कब्जा कर लिया। वर्षों से कई परीक्षण प्रतिभागियों ने प्रवेश किया है, लेकिन किसी को भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वांग हाओ को थोड़ा चक्कर आ रहा था, तो फिर मैं इस जगह में प्रवेश कैसे कर पाया? बाय जिक्सु मुस्कुराए और दाव से बोली, 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वंश शक्तिशाली होना चाहिए। आपको 3000 सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों में से किसी एक का शीर्ष स्तरीय वंश उत्तराधिकारी होना चाहिए। दूसरी, आत्मा इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वो इस भूतलोक के रहस्यों को भली भांति समझ सके। मुझे लगता है कि आपने पृथ्वी के केंद्र में स्थित प्रतिबंध देख लिया है ना? वांग हाओ ने सिर हिलाया। वरिष्ठ का मतलब उन बड़े अधिकारियों से होगा, है ना? बाय जिक्सु ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। वे विशाल हाथ वास्तव में प्राचीन संरचना है जो पूरे भूतलोक के सुचारू संचालन को बनाए रखती है। ऊपर बताए गए 2 बिंदुओं के अलावा तीसरा बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आपको खोजपथ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं। खोजपथ का संपूर्ण स्वरूप लाखों वर्ष पहले नष्ट हो गया था। अन्यथा इतनी कम साधना स्तर के साथ आपके लिए इस स्थान तक पहुंचना असंभव होता। वांग हाओ को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन फिर उनके मन में कुछ सवाल उठे। तो इस ज्ञान मार्ग को पार करने के लिए प्राचीन युग में न्यूनतम साधना स्तर क्या होना चाहिए? बाय जिक्सु ने गहरी आवाज में कहा, कम से कम देवलोक की आधी क्षमता तो होनी ही चाहिए, जिसे अमर विशेषज्ञ कहते हैं। क्षेत्र क्या? वांग हाओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। किसी भी मूल्यांकन के लिए आवश्यक साधना का न्यूनतम स्तर अमर विशेषज्ञ है। तो मूल्यांकन का मार्ग वास्तव में क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको क्या लाभ मिल सकता है? इन सब बातों ने वांग हाओ को पूरी तरह से व्याकुल कर दिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मुझे एक पौराणिक आत्मा की गोली से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसे खाने के बाद मुझे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और मैं एक अमर देवता बन जाऊंगा? क्या साधना करने के बाद मुझे ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो मुझे पूरे ब्रह्मांड में अजेय बना देंगी?
क्या इनाम एक आश्चर्यजनक खजाना हो सकता है? एक ऐसा धन जिसे कोई जीवन भर में खर्च नहीं कर सकता, एक ऐसी दौलत जो ब्रह्मांड भर की अनगिनत शक्तिशाली जातियों को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दे। बॉडी कल्टीवेशन क्लोन लंबे समय तक दिवास्वप्नों में खोया रहा। कुछ देर बाद बाइजिक्सू के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिसने वांग हाओ को पूरी तरह से जगा दिया। हालांकि दुर्भाग्य से इस जगह को पिछले मुकदमे के प्रतिभागी ने 10 लाख साल पहले पूरी तरह से लूट लिया था। धिक्कार है। बॉडी कल्टीवेशन क्लोन ने अपनी आंखें घुमाईं। इसका मतलब यह है कि तथाकथित अमर विशेषज्ञ मूल्यांकन में अंततः उत्तीर्ण होने के बाद भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है। यह एहसास ऐसा है जैसे लॉटरी में 5 मिलियन जीतना, अपना इनाम लेने के लिए दौड़ना, लेकिन कर्मचारियों द्वारा ये बताया जाना कि लॉटरी कंपनी दिवालिया हो गई है और आपका टिकट अमान्य है। ये कितना हास्यास्पद है। इस समय वांग हाओ रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। हालांकि वांग हाओ ने जल्द ही इस बात को स्वीकार कर लिया। क्योंकि मुझे दाव के तथाकथित इनाम के बारे में पहले से पता नहीं था, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ऐसा दिखावा करूं कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं गलती से इस जगह पर आ गया। मुझे बस वहीं वापस चले जाना चाहिए जहां से मैं आया था। शांत मन से वांग हाओ ने अपने सभी विचलित करने वाले विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया। वांग हाओ का प्रदर्शन देखकर सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति के चेहरे पर अचानक प्रशंसा का भाव आ गया। बहुत बढ़िया। बाहरी लाभ या हानि से अप्रभावित रहने वाला मन सचमुच दुर्लभ है। यद्यपि सभी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी एक अंतिम पुरस्कार शेष है, जो अब आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मेरे युवा मित्र दाओ, क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए अध्याय 564 अंतहीन सागर। ठीक उसी समय जब विनाश की ज्वाला ने ब्लैक फ्लेम सरपेंट के मन में पनप रही आत्म जागरूकता को जलाकर राख करना शुरू कर दिया, अचानक वांग हाओ के मन में एक शिशु के रोने जैसी आवाज गूंज उठी। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। ताइवानी उपन्यास पढ़े कोई भी एक चुने। मुझे मत मारो पिताजी, मुझे मत मारो। ये पुकार सुनकर वांग हाओ के दिल में एक अजीब सी कोमलता का भाव जागा। जैसे ही वांग हाओ हिचकिचाया, बाइजिक्सू ने आत्मा के माध्यम से अपनी आवाज उसे प्रेषित कर दी। इस तरह के राक्षस लोगों के दिलों को वश में करने में माहिर होते हैं। आपको इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कार्रवाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ी आपदा को न्योता देंगे। जैसे बिजली का झटका लगा हो, वांग हाओ अचानक वास्तविकता में लौट आया। अपना सिर हिलाते हुए वांग हाओ ने अंततः खुद को दृढ़ किया, मंत्र का जाप किया और विनाश की ज्वाला के साथ चेतना को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। टिल्डा, बहुत दर्द हो रहा है, मदद करो, मुझे मार मत डालो। वाह, अगर बत्ती को जलने में लगने वाला समय अनंत काल जैसा लगता है। तीव्र आंतरिक उथल पुथल के बीच वांग हाओ ने चेतना इकाई को राख में बदलते हुए देखने के बाद अंततः राहत की सांस ली। वांग हाओ के प्रदर्शन को देखकर बाइजिक्सू ने चुपचाप सिर हिलाया। तब दाओ ने कहा, चेतना को मिटाना तो बस पहला कदम है। इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बेहतर होगा कि आप इस काले ज्वाला सर्प को जल्द से जल्द क्लोन में बदल दें। वैसे क्या आपको आत्मा क्लोनिंग की विधि पता है? वांग हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं दाओ की अनंत क्लोन विधि जानता हूँ। बाइजिक्सू ने मन ही मन कहा, क्या सच में यह निषिद्ध तकनीक है? वांग हाओ, छोटे भाई, किस तरह के गुरु से मिले थे? उन्हें इस निषिद्ध कला के बारे में कैसे पता चला? फिर बाइजिक्सू ने अपनी नज़र अपने होठों पर रखे अध्याय पर डाली। हालांकि और अधिक विचार करने पर, चूंकि आत्मा साधना वंश पहले ही समाप्त हो चुका है, शायद ये ठीक इसी कारण से हुआ कि विद्यालय के नियम बहुत सख्त और कठोर थे, जिसके कारण आत्मा साधना वंश में प्रतिभा में गिरावट आए और अंततः ये विलुप्त होने से नहीं बच सका। शायद वांग हाओ जैसे अपवाद आत्मा साधना वंश के पुनरुत्थान की आशा हैं। काफी देर की चुप्पी के बाद बाइजिक्सू ने वांग हाओ से गंभीरतापूर्वक कहा, तुम्हारे आत्मा साधक पर मंडरा रहे छिपे हुए खतरे फिलहाल टल गए हैं। जब तक तुम इस काले ज्वाला सर्प का क्लोन बनाकर तैयार नहीं कर लेते,
तब तक ये छिपे हुए खतरे पूरी तरह से नहीं टलेंगे। अब मुझे तुम्हें और कुछ नहीं सिखाना है। तुम्हें साधना का शेष मार्ग स्वयं ही तय करना होगा। तुम यहाँ 1 महीने से हो, अब जाने का समय आ गया है। हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मेरी चेतना क्षीण होने से पहले तुमसे मिल पाना ही मेरे लिए काफी है। मेरे छोटे भाई वांग हाओ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हर अच्छी चीज का अंत अवश्य होता है। वांग हाओ के आत्मा क्षेत्र से निकलने के बाद बाई जिक्सु ने उसे जाने का आदेश दिया। हालांकि वांग हाओ अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरिष्ठ भाई बाई, आशा है कि हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। जब वो समय आएगा तो मैं आपको अपने आत्मा साधना वंश के उत्थान का साक्षी अवश्य बनाऊंगा। अच्छा, आपके शब्दों से मैं शांति से मर सकता हूँ। हा हा हा, आत्मा साधना वंश आखिरकार बच गया। अब मैं बिना किसी चिंता के जा सकता हूँ। मेरा भाग्य अकेला नहीं है, मेरा भाग्य अकेला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अचानक पूरा चांदी जैसा सफेद वातावरण चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठा। वांग हाओ की दृष्टि तुरंत प्रकाश से भर गई और उसकी चेतना अवरुद्ध हो गई, जिससे वह अपनी मानसिक ऊर्जा को मुक्त करने में असमर्थ हो गया। जल्द ही जब रोशनी गायब हो गई तो वांग हाओ ने खुद को एक अपरिचित स्थान पर पाया। तुरंत ही मेरे दिमाग में कुछ जानकारी आ गई। तो मुझे सोल बैटल स्पेस के 15वें स्तर यानी बारिश की दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। अरे, मेरी सोल बैटल रैंकिंग 321वें स्थान पर पहुंच गई। लगातार 94 जीत। ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि दाऊ ने पवन लोक में मारे गए सभी लोगों को गिन लिया हो? वांग हाओ के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिर उसने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। चूंकि वह पहले से ही वहां मौजूद था, इसलिए वांग हाओ ने इसका भरपूर फायदा उठाने और 100 मैचों की जीत का सिलसिला हासिल करने की अपनी चुनौती को जारी रखने का फैसला किया। अंतरिक्ष का 15वां स्तर, अनंत सागर। यह एक विशाल काला महासागर है। आकाश से मूसलाधार बारिश बरस रही थी, बड़ी बड़ी बूंदें विशाल समुद्र पर जोर से गिर रही थीं। दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी धीरे धीरे अंधेरी रात में घुल मिल गई। इस अद्भुत अंतरिक्ष में वांग हाओ ने पाया कि वह समुद्र की सतह पर खड़ा हो सकता है और स्वतंत्र रूप से चल सकता है। और आकाश से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें साधारण बारिश का पानी नहीं है। इसके बजाय यह एक जल आधारित हमला था जिसमें अपार ऊर्जा थी, जिसने भौतिक शरीर की सतह पर इस प्रकार प्रहार किया मानो वह 8वें स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किए गए हमलों से कमतर न होने वाले पूर्ण बल वाले बमबारी की एक श्रृंखला को सहन कर रहा हो। जैसे जैसे कोई अथाह सागर में गहराई तक जाता है, बारिश उतनी ही तेज होती जाती है। 14वें स्तर पर 1 महीने के आराम के बाद वांग हाओ के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। हृदय संबंध के मार्ग की कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद वांग हाओ का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया है। रहस्यमय स्थानिक दबाव और अंतहीन तूफानों के प्रकोप से गुजरने के बाद भौतिक शरीर अब और भी मजबूत हो गया है। 8वें स्तर के विशेषज्ञ के पूर्ण बल से किए गए हमलों के समान बारिश की बौछार झेलने के बावजूद वांग हाओ निडर बने रहे। वांग हाओ की त्वचा की सतह पर भी प्रकाश की एक हल्की परत थी, जो बारिश के प्रभाव और धुलने के कारण धुंधली सी दिखाई दे रही थी। यह अंतरिक्ष की 14वीं परत में था। बाई जिक्सु सीनियर ब्रदर ने वांग हाओ को आत्मा साधकों के लिए एक अनोखी रक्षात्मक तकनीक सिखाई। हुनयुवान सोल बॉडी नामक ये प्रणाली आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके भौतिक शरीर की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे जीवन शक्ति क्षेत्र के समान एक सुरक्षात्मक कवच बनता है। इसका सिद्धांत आदिम शक्ति कवच के समान है, लेकिन यह उससे भी अधिक रहस्यमय है। आदिम बल ढाल की तुलना में एक बार हुनयुवान आत्मा शरीर में महारत हासिल हो जाने के बाद इसे जानबूझकर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कोशिकाओं के भीतर गहराई में एक सहज तनाव प्रतिक्रिया बन जाती है। जिस प्रकार कोशिकाएं स्वतः ही सौभाग्य की तलाश करती हैं और दुर्भाग्य से बचती हैं, उसी प्रकार वे बाहरी शक्तियों या खतरे का सामना करने पर स्वतः ही काम करना शुरू कर देंगी। उन्हें जानबूझकर सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह न केवल बेहद सुविधाजनक है, बल्कि इसमें बहुत कम आत्मिक ऊर्जा भी खर्च होती है।
इस समय आत्मा युद्ध क्षेत्र के भीतर ये और भी अधिक सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होता है। वांग हाओ लहरों पर सवार होकर समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। तेज बारिश का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ। यदि इस स्थान में मौजूद अन्य 9वें स्तर के प्राणी इस समय वांग हाओ के शांत स्वभाव को देखते तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाते। यह उल्लेखनीय है कि दाओ वांग हाओ की तरह उन बहुत कम लोगों में से एक है जिन्होंने अंतरिक्ष के पूरे 15वें स्तर में भी वर्षा ऋतु के दौरान अनंत सागर से यात्रा करने का साहस दिखाया। वे कुछ लोग भी वांग हाओ जितने बेफिक्र नहीं हो सकते थे। लगभग 10,000 मील की यात्रा करने के बाद मूसलाधार बारिश धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। दूर से वांग हाओ ने अपनी दृष्टि के दायरे में एक छोटा तैरता हुआ द्वीप Vroin.com देखा। तैरता हुआ द्वीप अचानक हवा में लटक गया, जिससे काले बादलों के बीच से उसकी खड़ी चट्टानों और वनस्पतियों का आधा हिस्सा दिखाई देने लगा, जबकि तैरते हुए द्वीप के नीचे अथाह समुद्र की सतह फैली हुई थी। क्योंकि तैरता हुआ द्वीप बादलों के ऊपर है, इसलिए इस पर बारिश का असर पड़ने की संभावना नहीं है। शायद वह तैरता हुआ द्वीप इस अंतरिक्ष में एक और शरण स्थल है, ठीक उसी तरह जैसे 14वें अंतरिक्ष में स्टॉर्म कैन्यन है। वांग हाओ ने अपनी स्काई कंट्रोल तकनीक का उपयोग करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाई की और अंततः अकेले ही तैरते हुए द्वीप पर पहुंच गया। जैसे ही आप द्वीप पर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। ये तैरता हुआ द्वीप बड़ा नहीं है, इसकी परिधि केवल कुछ हजार मील है। ये हरा भरा और रमणीय क्षेत्र है, जो सभी प्रकार के दुर्लभ वृक्षों और फूलों से आच्छादित है, जिसमें पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, झीलें और झरने शामिल हैं। इसके अलावा तैरते हुए द्वीप के मध्य भाग में बिखरे हुए घर और लकड़ी की झोपड़ियाँ हैं, जो एक एकांत स्वर्ग जैसा दिखता है। विनध्याय 565 तैरता हुआ द्वीप। जैसे ही वांग हाओ ने तैरते हुए द्वीप पर कदम रखा, वह चौंक गया। एक अनोखी फूलों की खुशबू ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है, जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करती है। ध्यान से देखने पर वांग हाओ ने पाया कि द्वीप 7 रंगों की पंखुड़ियों वाले छोटे छोटे फूलों से ढका हुआ था। यह अनोखी सुगंध इन 7 रंगों के फूलों के पराग से आती है। ये सोल बैटल स्पेस वाकई अद्भुत है। ये दिन ब दिन और भी आश्चर्यजनक होता जा रहा है। वे इन फूलों की सुगंध को भी इतनी वास्तविकता से अनुकरण कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि इजीरेड वेबसाइट पर ताइवानी उपन्यासों की भरमार है, जहां से आपको अध्यायों के सबसे तेज अपडेट मिलते हैं। वांग हाओ ने हाथ बढ़ाकर धीरे से 7 रंगों का एक फूल तोड़ा और उसकी ताजगी भरी और मनमोहक सुगंध को सूंघने के लिए उसे अपनी नाक के पास लाया। ऐसा लगता है मानो सांस लेने से ही पूरा शरीर बेहद आरामदायक महसूस करने लगता है। हालांकि ठीक उसी समय जब वांग हाओ फूलों की सुगंध में डूबा हुआ था, एक काली आकृति पलक झपकते ही वांग हाओ के सामने प्रकट हुई और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। वह आदमी अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसके 2 एमी खंजर ठंडी नीली रोशनी से चमक रहे थे, जो स्पष्ट रूप से घातक जहर से लिपटे हुए थे। स्विश टिल्ड। बिना किसी झिझक के दोनों एमी खंजर वांग हाओ के गले और दिल में घुसा दिए गए। तुम कौन हो? वांग हाओ ने ठंडे स्वर में पूछा और फुर्ती से हमले से बचते हुए उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। वांग हाओ को इतनी आसानी से हमले से बचते देख दूसरे पक्ष ने आश्चर्य से कहा, फिर पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी तैरते हुए द्वीप पर नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नए हो? उद्धरण चिन्ह। दूसरी महिला मधुर और सौम्य स्वर वाली थी। उसके काले बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे और उसका चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से काले रंग की पोशाक में लिपटी हुई थी। मेरा नाम वांग हाओ है। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? वांग हाओ ने दाओ से सतर्कतापूर्वक पूछा। लगता है तुम यहाँ नए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि 7 रंगों वाला उदुम्बरा फूल बहुत जहरीला होता है? क्या तुम इसे इतनी लापरवाही से तोड़कर खुद को मारना चाहते हो? उस महिला की आवाज़ बहुत सख्त थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही हो। इसके तुरंत बाद वांग हाओ पर एक काला मुखौटा फेंका गया।
वांग हाओ द्वारा हाथ के इशारे से उसे पकड़ने के बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। ये फेस टॉवल जड़ी बूटियों से लेपित है जो 7 रंगों वाले उदुम्ब्रा फूल के विष को बेअसर कर सकती हैं। आपको इसे तुरंत लगाना चाहिए, अन्यथा विष आपके हृदय को प्रभावित कर सकता है और गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। वांग हाओ को कुछ संदेह था, क्या सोल बैटल स्पेस में सब कुछ आभासी नहीं था? वे फूलों की सुगंध को विषैला क्यों कहेंगे? हालांकि अंत में वांग हाओ ने अप्रत्याशित रूप से चेहरे को पोंछने वाला तौलिया स्वीकार कर लिया। ठीक है, धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वांग हाओ ने निर्देशानुसार फेस मास्क बांधा। मेरा नाम पर्पल स्पिरिट है। पर्पल यानी बैंगनी, स्पिरिट यानी आध्यात्मिक ऊर्जा। वांग हाओ ने बुदबुदाते हुए कहा, पर्पल स्पिरिट, कितना प्यारा नाम है। लेकिन यह मेरी एक दोस्त के नाम से बहुत मिलता जुलता है। उसका सरनेम भी पर्पल है। अरे, ये तो बड़ा संयोग है। वैसे आप अभी अभी नीचे अंतरिक्ष से ऊपर आए हैं, है ना? वांग हाओ ने सिर हिलाया। जी हाँ, मैं लगातार 100 जीत हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं यहाँ 7 प्रतिद्वंद्वियों को ढूंढने आया हूँ। लगातार 7 जीत हासिल करने के बाद मैं अगले स्तर पर पहुँच जाऊँगा। पर्पल स्पिरिट ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गई थी। फिर उसने दाओ से दोबारा पूछा, 15वें स्तर के लगभग सभी 9वें दर्जे के विशेषज्ञ इसी तैरते हुए द्वीप पर रहते हैं। अगर आप चुनौती पूरी करना चाहते हैं तो बस इस रास्ते के अंत तक चलते रहिए और आपको कई 9वें दर्जे के विशेषज्ञ मिल जाएंगे। शुभकामनाएं। इतना कहकर पर्पल स्पिरिट मुड़ी और चली गई। जैसे ही पर्पल स्पिरिट मुड़ी और चली गई, वांग हाओ को अचानक लगा कि पर्पल स्पिरिट की पीठ का दृश्य कुछ हद तक पर्पल मून के दृश्य से मिलता जुलता है। हालांकि पर्पल स्पिरिट कद में बड़ा प्रतीत होता था और दोनों के व्यवहार और भाव इतने अलग थे कि वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। यह एक व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वांग हाओ ने सिर हिलाते हुए निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वांग हाओ ने काले रंग के फेस मास्क से निकलने वाली हल्की हर्बल खुशबू को धीरे से सूंघा, उन्हें तुरंत ताजगी और ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। ... वांग हाओ के जाने के कुछ ही समय बाद पर्पल स्पिरिट ने चुपके से वांग हाओ की दूर जाती हुई आकृति पर एक नज़र डाली और उसे उदासी का अनुभव हुआ। वो मन ही मन बुदबुदाई, तुम्हारा उपनाम भी जी है। क्या तुम हो छोटी चांद? 15 मिनट बाद 9वें दर्जे के विशेषज्ञों का एक समूह वांग हाओ के सामने पेश हुआ। ये लोग या तो ध्यान कर रहे थे, अपने मार्शल कौशल को निखार रहे थे, या अपनी पसंद का काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वांग हाओ के आगमन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जो लोग कभी कभार जिज्ञासा दिखाते थे, वे वांग हाओ के सिर पर लगे काले मुखौटे पर एक नज़र डालने के बाद मुंह फेर लेते थे और उसे नज़रअंदाज कर देते थे। तभी वांग हाओ ने देखा कि लगभग सभी ने अपने सिर पर मास्क पहन रखा था। रंग भले ही अलग अलग हों, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी ने एक ही तरह का मास्क पहन रखा था। ये सोचकर वांग हाओ को बैंगनी आत्मा की कही बात पर विश्वास होने लगा। क्या उन अजीबोगरीब फूलों की खुशबू सचमुच जहरीली हो सकती है? लेकिन मुझमें जहर के कोई लक्षण क्यों नहीं दिखे? जैसे ही वांग हाओ ने एक सवाल को खारिज किया, उनके मन में दूसरा सवाल उठ खड़ा हुआ। हो सकता है क्रिएशन फैक्टर सोल बैटल स्पेस में भी काम करे। कौन जाने। खैर, जो भी हो, अभी सबसे जरूरी बात है 7 चुनौती देने वालों को ढूंढना। वांग हाओ धैर्यपूर्वक और धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं भीड़ में दाखिल हुआ, कभी शांत रहने वाला वह गांव अचानक चहल पहल से भर गया। 9 सितारा विशेषज्ञ, जिनका मूल रूप से कोई संबंध नहीं था और जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, सभी ने वांग हाओ को मौन, ठंडी निगाहों से देखा। 2 मीटर से अधिक लंबे, हट्टे-कट्टे आदमियों में से एक ने सबसे पहले वांग हाओ पर हमला किया। बच्चे, क्या तुम्हें यहाँ के नियम पता हैं? नए आने वालों को अपने सारे सोल कॉइन्स सौंपने होंगे। इसे भेंट कहते हैं, समझे? अब से हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो अपने सारे सोल कॉइन्स यहीं छोड़ दो, वरना यहाँ से निकलकर अगले स्तर पर चले जाओ।
ये तैरता हुआ द्वीप बहुत भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ और कचरा रखने की जगह नहीं है। वांग हाओ शांत रहे, उन्होंने कोई क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन ठंडेपन से एक नज़र डाली और फिर उदासीनता से कहा, अगर मैं भुगतान न करूं तो क्या होगा? अरे बच्चे, मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की, लॉर्ड वैनरेंडी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हें पता है दादा दाओ यहाँ आने से पहले क्या करते थे? क्या तुम दाओ, नेपच्यून स्टार को जानते हो? वो मेरा गृहनगर है। क्या तुम दाओ, ब्लैकबीड को जानते हो? वो मेरा बड़ा भाई है। मैं कभी क्योटिक स्टार फील्ड में 18वें स्पेस पायरेट्स का सरदार हुआ करता था। छोटे बदमाश, बेहतर होगा कि तुम अपने सारे सोल कॉइन्स मुझे सौंप दो, वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उस हटे कट्टे आदमी ने चिल्लाते हुए अपने मजबूत, मांसल शरीर और उन टैटू का प्रदर्शन किया जो उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। लेकिन वांग हाओ ने तिरस्कारपूर्ण भाव से ठंडे लहजे में जवाब दिया, बकवास। मैं तो सिर्फ मुक्केबाजी में विश्वास करता हूँ। वांग हाओ के बोलने के बाद वह अचानक वेनरेंडी के सामने प्रकट हुआ और अपने दाहिने मुक्के से उसकी छाती पर हल्का सा प्रहार किया। बैंक टिल्ड। वांग हाओ ने इस मुक्के में अपनी ताकत का केवल 70% ही इस्तेमाल किया। 700 मिलियन जिन के वजन वाले उस मुक्के की ताकत पल भर में पूरे शरीर में समा गई। 2 मीटर लंबा, घमंडी और दबंग दिखने वाला वह बलवान व्यक्ति अचानक एक झींगे की तरह सिकुड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। इस मुक्के के साथ वांग हाओ ने फॉर्म इंटेंशन फिस्ट तकनीक से प्राप्त गूंधने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी मुट्ठी की शक्ति को अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में वितरित किया। इस तरह बल पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया, जिससे उसके आंतरिक अंगों और प्रणालियों को और भी भयावह क्षति पहुंची। हालांकि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। इस घूंसे के बाद वेनरेंडी के आंतरिक अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और उसका दिल चूर चूर हो गया। हे, क्या संयोग है। लगता है दादा ब्लैकबीड मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। 0HYG अध्याय 566। यदि युद्ध है तो चलो लड़ते हैं। 9वें दर्जे के एक सामान्य विशेषज्ञ के लिए दिल फटने की स्थिति में भी वे कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। जब तक शरीर में सांस बाकी है तब तक तुम नहीं मरोगे। वेनरेंडी हृष्टपुष्ट और स्वस्थ था, उसके शरीर में भरपूर रक्त और ऊर्जा थी। हालांकि वांग हाओ के मुक्के से उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे, फिर भी सौभाग्यवश वह डांटेन और उसके सिर को चोट लगने से बचा रहा, इस प्रकार वह जीवित रहा। लेकिन वह अपनी आखिरी सांसों से जूझ रहा था, उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा था, वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जब अन्य लोगों ने अहंकारी और दबंग शैतान के मुखिया वेनरेंडी को अचानक घुसपैठ करने वाले इस अजनबी के एक मुक्के से जमीन पर गिरते देखा तो वे सदमे से हौंफने लगे। उन सभी के चेहरे पर घोर सदमे के भाव थे। कई लोगों ने वांग हाओ को भय भरी निगाहों से देखा और यहाँ तक कि वे लोग भी जो कुछ देर पहले वांग हाओ को जान से मारने की मांग कर रहे थे, पल भर में चुप हो गए। वहाँ मौजूद 9वें दर्जे के विशेषज्ञ वांग हाओ इस नदी पार करने वाले ड्रैगन को लेकर बेहद उत्साहित थे और उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उत्सुकता का भाव था, मानो वे वांग हाओ को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हों। बच्चे, क्या तुम मुझसे खेलने की हिम्मत करोगे? वो चटकने की आवाज़ें टिल्ड। एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ पटाखों की तरह चटक रहे थे, लड़खड़ाते कदमों से वांग हाओ की ओर बढ़ा। उस आदमी से खून की दुर्गंध आ रही थी, 10 कदम दूर से भी खून की घिनौनी बदबू साफ महसूस हो रही थी। वांग हाओ ने उनकी अनदेखी की और हाथ के इशारे से आत्मा अवशोषण तकनीक का उपयोग करते हुए वेनरेंडी के आत्मा शरीर को, जो जमीन पर झींगा मछली की तरह सिकुड़ा हुआ था, सीधे अपने आत्मा क्षेत्र में समाहित कर लिया। शेष पाठ असंबंधित प्रतीत होता है और संभवतः किसी अलग वेबसाइट या ऑनलाइन फोरम को संदर्भित करता है। वांग हाओ के आसपास के लोग तो उसके अजीब व्यवहार को देखकर और भी ज्यादा हैरान थे। विशेषकर वांग हाओ द्वारा वेनरेंडी के आत्मा शरीर को सिकोड़कर अपने मस्तिष्क में डालने की प्रक्रिया को देखने से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों की नज़र में वांग हाओ को नरभक्षी शैतान के रूप में भी देखा जाता है।
कितना भयानक! क्या वह बच्चा कोई दानव है? क्या वह सचमुच इंसानों को खाता है? उफ, छी! लोगों को खाने का क्या मतलब है? क्या हम इंसान भी हैं? हम सब आत्मा के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यहाँ सब कुछ आत्मा युद्ध क्षेत्र का अनुकरण है। हाँ, ये तो वाकई अजीब है। क्या सोल बैटल स्पेस में मरने वाली हर आत्मा वापस अंडरग्राउंड में नहीं लौट जाती? वह बच्चा आत्माओं को कैसे खा सकता है? क्या वह इंसान नहीं है? क्या वह कोई शक्तिशाली एलियन है? अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा वास्तव में एक शक्तिशाली एलियन हो? ... तुरंत ही भीड़ में आक्रोश फैल गया। कई लोग पसीने से तरबतर हो गए। वांग हाओ ने अभी जो किया था वह बेहद विचित्र था। 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचे ये विशेषज्ञ दशकों से आत्मा युद्ध क्षेत्र में रहे थे, लेकिन उन्होंने वांग हाओ जैसा इतना भयानक युवक पहले कभी नहीं देखा था। इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यही है कि वांग हाओ किसी दूसरी नस्ल का है। पल भर में ही सबके दिलों में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। हु, अरे परदेसी जानवर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं, लुओ क्यू, तुम्हें मार डालूंगा। अजनबी कुत्ते, मर जा। मैं, गोंगे किन, तुझे जाने नहीं दूंगी। मैं, लिंगयांग, परग्रही जातियों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरा बड़ा भाई परग्रही जातियों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया था, और मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। ... वांग हाओ थोड़ा असमंजस में था। उसने तो बस लालच दिखाया था और एक आत्मा का शरीर चुरा लिया था, तो फिर ये लोग पागल कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे? हर कोई उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, और उनके चेहरे पर आक्रोश के भाव थे। पल भर में पूरा तैरता हुआ द्वीप एक भयानक जानलेवा इरादे से भर गया। ये जानलेवा इरादा और भी तीव्र हो गया और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करने लगा, जिसके कारण पास के कुछ फूल, पौधे और पेड़ मुरझाकर मर गए क्योंकि वे इस भयानक जानलेवा इरादे को सहन नहीं कर सके। लेकिन फिर मैंने इस बारे में दोबारा सोचा, क्या मैं हर जगह चुनौती देने वालों की तलाश नहीं कर रहा था? ये बिल्कुल सही है। 106 लेवल 9 पीक सदस्यों की उपस्थिति में क्या ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं है? चाहे एक व्यक्ति से आमने सामने की बातचीत हो या 100 लोगों के साथ आमने सामने की, बात एक ही है। अब वांग हाओ आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तीनों नसों का एक साथ अभ्यास करने के बाद उसकी शक्ति पहले से ही असाधारण थी। बाय जिक्सू के मार्गदर्शन से उसकी आत्मा साधक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आत्मा युद्ध क्षेत्र में जो आत्मा साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी है, वह अपनी क्षमताओं के साथ और भी अधिक सामंजस्य स्थापित कर चुका है, जैसे पानी में मछली। इसके अलावा ट्रू ड्रैगन अध्याय 568 मुजू की विपत्ति। सफेद कपड़ों में मौजूद महिला कोई और नहीं बल्कि दिनताई युए थी। पिछली मुलाकात के बाद से उसने वांग हाओ को 1 महीने से नहीं देखा था। जिस समय दिनताई युए वांग हाओ के गुफा में लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अचानक जमीन बुरी तरह हिल गई और गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। आह, भूकंप! दिनताई युए भयभीत हो गई और जल्दी से गुफा से बाहर भागी। स्विश टिल्ड! लेकिन तभी पास ही जमीन से एक गहरे हरे रंग का भाला निकला। अभी अभी जो छोटा भूकंप आया था, वह इसी भाले की मिट्टी को चीरते हुए निकलने के कारण हुआ था। वो हरी छड़ी किस लिए है? और उसने जमीन में इतना बड़ा गड्ढा क्यों कर दिया? दिनताई युए उत्सुकता से जमीन पर कूद पड़ी और भाले के करीब पहुंच गई। प्रतिबंध के प्रतिशोध के भाले को तोड़ने के तुरंत बाद वह अत्यधिक आत्मिक ऊर्जा की कमी से जूझ रहा था और एक आत्मा मेजबान खोजने के बारे में चिंतित था। तभी अचानक एक अच्छी योग्यता वाली एक मानव महिला कहीं से प्रकट हो गई। हे, मनुष्य की आत्मा तो काम चलाऊ है, लेकिन जितना लंबा ये खींचेगा, मेरी आत्मा के नष्ट होने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। मुझे बस काम चलाना होगा और इस नन्ही सी बच्ची की आत्मा को निगल जाना होगा। उत्पत्ति उसके भौतिक शरीर पर अधिकार कर लेती है। तुरंत ही प्रतिशोध का भाला हरे प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और दिनताई यू के माथे में प्रवेश कर गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है? दिनताई युए को अचानक चक्कर आने लगे, मानो उसका सिर फटने वाला हो। जैसे ही ये तीव्र सिरदर्द शुरू हुआ,
मानो जादू से दंतायु के सिर से हरे प्रकाश का एक गोला निकला। अभी कुछ ही क्षण पहले प्रतिशोध का भाला दंतायु के आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था कि दंतायु के मन में एक चकाचौंध भरे चंद्रमा से निकलने वाली एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी से वह अचानक परावर्तित हो गया। चांदी की रोशनी से टकराने के बाद प्रतिशोध का भाला बेहद असहज महसूस करने लगा और उसकी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दंतायु के सिर से जबरन बाहर निकल गई। अरे बाप रे, ये कैसी रोशनी है! ये तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैं तो लगभग अपनी आत्मा ही खो बैठा था। दंतायु के सिर से जान बचाकर भागने के बाद प्रतिशोध के भाले ने दंतायु को देखकर मानो भूत देख लिया हो और वह हवा में उड़कर तेजी से भाग गया। दंतायु का सिरदर्द ठीक होने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, लेकिन उसे वह अजीब भाला अब दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो अजीब बात है। वह भाला सचमुच विचित्र था। वह क्या था? जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे सिरदर्द क्यों होने लगता है? दंतायु ने अपना सिर हाथों में थाम लिया और काफी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। छोड़ो इसे, चलो मूजू बहन से ही पूछ लेते हैं। शायद उन्हें पता हो। आधे घंटे बाद, बहन मूजू, क्या आप वहाँ हैं? मुझे एक सवाल पूछना है। बहन मूजू, क्या हुआ? आप बहुत खराब दिख रही हैं। क्या आप बीमार हैं? अभी कुछ देर पहले मूजू ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठी थी कि अचानक उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और एक हरा भाला उसके सिर में घुस गया, जिससे उसकी आत्मा की स्थिति पल भर में उलट-पुलट हो गई। मूजू ने ची विचलन के कारण लगभग अपनी दिव्य आत्मा खो दी थी और वर्तमान में वह प्रतिशोध के भाले से आत्मा के लिए होड़ करते हुए एक भयंकर आंतरिक संघर्ष में लगी हुई थी। ठीक उसी समय जब ओरिजिन पर नियंत्रण करने का समय आया, दंतायु ने गुफा में घुसपैठ कर ली और मूजू का ध्यान भंग कर दिया, जो अपनी पढ़ाई में मग्न था। इससे स्पीयर ऑफ वेंजेंस को पहल करने और गुफा पर कब्जा करने का मौका मिल गया। पफ टिल्डा, मूजू को अपने गले में गुदगुदी महसूस हुई और उसने गर्म, काला खून थूक दिया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये खत्म हो गया, मेरी आत्मा। मूजू की चेतना अचानक क्षीण होने लगी और उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। अचानक दुनिया घूम उठी और मूजू की चेतना आत्मा के क्षेत्र में प्रकट हुई, चारों ओर देखने लगी। मूजू ये देखकर भयभीत हो गई कि उसकी चेतना एक काले लोहे के पिंजरे में कैद है, जबकि हरा भाला लालच से उसके आत्मा स्रोत को निगल रहा है। हे छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारा और भी अधिक धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हारी आत्मा। ओरिजिन, एक बार जब मैं तुम्हें खा जाऊंगी तो तुम्हारे शरीर पर मेरा पूर्ण नियंत्रण होगा। हे ड्रैगन वंश के सभी अवशेष मरने के लायक हैं। मैं कैलिस्टा आखिरकार आजाद हो गई हूँ। काम्पो, तुम शापित, नीच ड्रैगन वंश, गंदे ब्रह्मांडी या रेंगने वालों का झुंड। ... दूसरी ओर वांग हाओ अकेले ही 100 लोगों से लड़ रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूरा सोल बैटल स्पेस ढहने की कगार पर था और यहाँ तक कि पूरे पिल्टोवा में एक भीषण भूकंप आ चुका था। 15वां स्तर, लटका हुआ द्वीप। 100 विरोधियों का अकेले सामना करते हुए वांग हाओ ने पहला कदम उठाया। उसकी आभा अचानक भड़क उठी और 512 काले उड़ने वाले खंजर आश्चर्यजनक गति से उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। इसका पूरा शरीर विनाश की ज्वाला की एक परत से ढका हुआ था, जिससे ये बेहद भयावह लग रहा था। हालांकि विनाश की इस ज्वाला की तीव्र गर्मी ने 9वें स्तर के शिखर विशेषज्ञों को भी हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया और वे वांग हाओ के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अग्नि पर आधारित ये कितनी अद्भुत एक्स पावर है। ये भयावह तापमान शायद किसी तारे के केंद्र के तापमान के बराबर है ना? पास ही में युद्ध देख रहे 5 लोगों में से एक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो, बस देखो, बात मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह आदमी गुस्सा करना चाहता था, लेकिन बॉस की एक नज़र ने उसे चुप करा दिया। अग्नि प्रकार की एक्स क्षमता वाकई कमाल की प्रतिभा है। मैं लिंग यांग तुमसे मुकाबला करूंगा।
ये कहते ही लिंग यांग नाम का वह व्यक्ति भी आग की लपटों में घिरने लगा। वांग हाओ की भयानक काली लपटों के विपरीत लिंग यांग का शरीर नारंगी लपटों से जल रहा था। वह भयंकर आग के बीच राख से पुनर्जन्म लिए हुए फीनिक्स पक्षी जैसा लग रहा था। हजारों पक्षियों का विस्फोट। उठो! लिंग यांग दहाड़ा। उसकी आदिम शक्ति उसके दांतियान में उमड़ पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और तिल के आकार की सैकड़ों हजारों ज्वालाएं उगल दी, जो वांग हाओ पर एक घने तूफान की तरह बरस पड़ीं। जैसे ही आग की लपटें हवा में तेजी से फैली, वे हवा में फैलती गईं, जल्दी ही मुट्ठी के आकार की हो गईं और अनगिनत रोते हुए अग्निपक्षियों में बदल गईं। हजारों अग्निपक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे भयावह रूप से उच्च तापमान वाली गर्मी निकली, जिसने तुरंत आसपास के फूलों, घास और पेड़ों को प्रज्वलित कर दिया, जिससे पूरा इलाका आग के झुलसा देने वाले समुद्र में बदल गया। क्या शानदार नज़ारा है! मुझे नहीं पता था कि तुम आग से ऐसे खेल सकते हो। वांग हाओ की आंखें तेज हो गईं और उसने तुरंत दूसरे पक्ष के अद्भुत कौशल को देखकर ईर्ष्या प्रकट की। हालांकि ये सिर्फ ईर्ष्या है। डब्ल्यूजॉशन। ओ! लेकिन तभी वांग हाओ ने शांत भाव से हाथ बढ़ाया और इशारा किया, और काला ज्वाला सर्प अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। चेतना मिट जाने के बाद काला ज्वाला सर्प पूरी तरह से वांग हाओ के वश में था। मानो बॉडी कल्टीवेशन क्लोन ने आदेश दिया हो। वह तुरंत हवा में फूल गया, फिर अपना खूनी लाल मुंह खोला और आक्रमण करने वाले हजारों अग्निपक्षियों को अपने पेट में निगल गया। हजारों अग्निपक्षियों को निगलने के बाद वांग हाओ के आदेश पर ब्लैक फ्लेम सर्प ने तुरंत पलटवार किया, अपना मुंह चौड़ा खोलकर मुंह भरकर ब्लैक फ्लेम उगल दिया। काली ज्वाला के भीतर समाहित भयावह रूप से उच्च तापमान ने पास के 9वें दर्जे के विशेषज्ञों को तुरंत ही बुरी तरह पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया। कुछ डरपोक लोग तो पीछे हटने लगे और एक एक करके भागने लगे, लेकिन ब्लैक फ्लेम सरपेंट द्वारा उगली गई काली ज्वालाएं सीधे लिंग यांग की ओर लक्षित थीं। ब्लैक फ्लेम सरपेंट हालांकि 1000 बग्स जितना शानदार नहीं है, लेकिन जब ये ब्लैक फ्लेम उगलता है तो यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तेज होता है। पलक झपकते ही इसने लिंग यांग को पूरी तरह से निगल लिया। विनोध्याय 569 नायकों को डराना। महज एक चाल। ये काली ज्वाला महज एक अजीब चीज है। मैं लिंग यांग एक विशेष वंश का व्यक्ति हूँ। साधारण ज्वालाएं मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लिंग यांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मैं अपने पूरे शरीर को ढकने वाली विनाश की ज्वाला को झटकने के लिए तैयार हो रहा हूँ। कुछ बार हिलाने के बाद लिंग यांग के चेहरे के भाव अचानक बहुत बदल गए। असंभव! ये किस तरह की ज्वाला है? ये तो आदिम बल ढाल को भी प्रज्वलित कर सकती है। लिंग यांग का चेहरा पीला पड़ने लगा और वह घबराहट से भर गया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह अपने शरीर से चिपकी हुई काली लपटों को बुझाने में असमर्थ रहा। यहाँ तक कि भयानक काली लपटें भी उसके पूरे शरीर पर जल रही नारंगी लपटों को निगलने लगी, जिससे वह बेहद दबंग बन गया। असंभव! मेरी हजार मायावी सच्ची अग्नि सबसे शक्तिशाली अग्नि तत्व है। मेरे लिए किसी अनजान लड़के से हारना बिल्कुल असंभव है। हजार ज्वाला तकनीक, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, इस काली ज्वाला को भस्म कर दो। लिंग यांग पागल सा लग रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पूरे शरीर पर काली ज्वालाएं और भी अधिक भयंकर रूप से जलने लगीं। विनाश की यह ज्वाला वांग हाओ से उत्पन्न हुई। आत्मा का क्लोन आत्मा पर अपने जलने वाले प्रभाव में अविश्वसनीय रूप से भयानक है। इस आत्मा युद्ध क्षेत्र में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल शरीर की आत्मा का दर्पण प्रतिबिंब है। इसलिए विनाश की ज्वाला से झुलसने के बाद यह एक भयंकर आग के पेट्रोल से मिलने के समान है, जो और भी अधिक उग्र रूप से जलती है। पलक झपकते ही लिंग यांग का पूरा शरीर जलकर राख हो गया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और बचाव की कोई संभावना नहीं थी। कृपया बाइडू पर ब्लैक आई सॉन्ग खोजें। ये 9 स्टार स्तर पीक, जो अग्नि प्रकार की एक्स शक्तियों का उस्ताद था, वांग हाओ की विनाशकारी ज्वाला से पूरी तरह से भस्म हो गया। कितनी अफसोस की बात है, आत्मा और शरीर का कितना बड़ा नुकसान हुआ।
वांग हाओ को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर इस आत्मा शरीर को आत्मा को पकड़ने की कला द्वारा अवशोषित कर लिया जाता तो उसका अपना आत्मा तारा शरीर और भी मजबूत हो सकता था। इसे काली ज्वाला से जलाना व्यर्थ था। फुफकार टिल्ड। वहां मौजूद लगभग सभी लोग सदमे से हौंफने लगे, विशेषकर अंत में वांग हाओ की ठंडी निगाहें। वह बिल्कुल नरक के खूंखार राक्षस की तरह लग रहा था, जिससे लोगों में भय उत्पन्न हो रहा था। सोल बैटल स्पेस में बहुत अधिक समय बिताने के कारण 9वें स्तर के ये विशेषज्ञ मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी उस महत्वाकांक्षा को खो चुके होंगे जो उनके पास कभी थी। क्योंकि सोल बैटल स्पेस में जीवन और मृत्यु का फैसला करना बहुत आसान हो गया है और लड़ाइयों के परिणाम बहुत ही अवसरवादी हो गए हैं। खेती करना अब उबाऊ लगने लगा है, विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए जो दशकों से सोल बैटल स्पेस में हैं। मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। शायद यही उनकी मार्शल आर्ट का मूल तत्व है, जो आत्मा के खो जाने से अधूरा हो गया है। या शायद जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, वे इस और उस चीज से डरने लगते हैं और जवानी की निडर भावना खो देते हैं। अब वांग हाओ इस क्रूर बछड़े का सामना करते हुए ये बूढ़ी गायें सब डरपोक और संकोची हो गई हैं। हालांकि यह बॉडी कल्टीवेशन क्लोन के खिलाफ 100 लोगों की लड़ाई थी, लेकिन वांग हाओ द्वारा 2 विशेषज्ञों की त्वरित और निर्णायक हत्या ने तुरंत सभी को चौंका दिया। इस समय 100 सदस्यों वाला अब निष्क्रिय हो चुका गठबंधन ढीली रेत के ढेर की तरह था, एक भीड़ की तरह। इस लड़के में तो हिम्मत है। मुझे लगता है हमें बस हाथ मिला लेना चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए। इस नौजवान के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं आगे है। हम बुजुर्गों को अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर नवागंतुकों का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। तुम सब निकम्मे हो। इस बच्चे में तो कभी कभार ही शक्ति का विस्फोट होता है और तुम सब डर के मारे कांप रहे हो। क्या तुम 9वें दर्जे के विशेषज्ञ भी हो? शक्तिशाली व्यक्तियों के रूप में तुम्हें आत्मसम्मान का एक अंश भी नहीं है। तुमने अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही। अगर हम 100 लोगों के साथ मिलकर उनमें से एक का सामना करें तो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ भी हार जाएगा। हम किसी नौसिखिए से क्यों डरेंगे? मैं शांगगुआन होंग तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ, बच्चे। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? लाल रंग के कपड़े पहने, कुछ हद तक स्त्री जैसे दिखने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ में लोहे का पंखा पकड़े हुए वांग हाओ की ओर कदम बढ़ाया। तुरंत ही भीड़ ने दाव के लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गई। वांग हाओ का चेहरा शांत था, फिर भी वह कुछ हद तक झुंझलाहट से अभिभूत प्रतीत हो रहा था। अगर इसी तरह बारी बारी से सब लोग अंदर जाते रहे तो चाहे वे किसी तरह टिक भी जाएं, वे थकान से मर जाएंगे। इन्हें एक एक करके मारना बहुत झंझट का काम है, इसलिए एक साथ सब पर हमला करो। वैसे भी मेरे लिए एक सुअर को मारना हो या 100 सुअरों को मारना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग हाओ के ऐसा कहते ही सब लोग क्रोधित हो गए। सबने अपनी मुठियां उठा ली और वांग हाओ से लड़ने के लिए तैयार हो गए। वाह, ये लड़का तो हद से ज्यादा घमंडी है। मैं तो तुम्हें जाने देने की सोच रहा था, लेकिन लगता है तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम अपनी सीमाओं से बिल्कुल अनजान हो। जब हम तारों की दुनिया में कदम रख रहे थे, तब तुम्हारे दादाजी अभी भी स्तनपान कर रहे थे। सब लोग आओ, मुझसे भिड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लड़का ऐसी बकवास बातें कैसे करता है, ये दावा करते हुए कि वो अकेले ही 100 आदमियों का सामना कर सकता है। क्या वह सचमुच खुद को मास्टर वूजी समझता है? इससे तुरंत ही पूरे दृश्य में हत्या का और भी प्रबल इरादा भर गया। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए और अपने पशुवत रूप को प्रकट किया। स्फिंक्स, वेयरवुल्फ, कॉकरोच, मिनोटॉर, सभी पशु रूपांतरण कम से कम परिपूर्ण रूपांतरण थे और पूरा दृश्य एक अमर गुरु के मुखौटा नृत्य समारोह में परिवर्तित होता प्रतीत हुआ। अचानक वातावरण में एक भयानक आभा छा गई, सांसें तेज तेज होने लगी और सबकी आंखें लाल हो गईं। वांग हाओ की बार बार की उकसाहटों ने इन 9वें दर्जे के विशेषज्ञों के भीतर लड़ने की भावना को और भी भड़का दिया। इस लड़ाई में
इन 100 सैनिकों की वह लड़ने की भावना और जोश जो इतने लंबे समय से खो गया था, इस क्षण पूरी तरह से जागृत हो गया। गर्जना टिल्डा, चलो हम सब मिलकर हमला करें और इस अहंकारी बदमाश को सबक सिखाएं। उसे मार डालो, इस छोटे कमीने को मार डालो। हमला करो, हमला करो, हमला करो, अंधाधुंध वार करो, सबको मार डालो। ... पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। वांग हाओ का खून भी खौल उठा। उसने दांत पीसते हुए तुरंत ट्रू ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। उसका शरीर पल भर में फूल गया और वह 3 झांग ऊंचे सुनहरे ड्रैगन में बदल गया, जो हल्के सुनहरे ड्रैगन शल्कों से ढका हुआ था। उसके सिर पर मौजूद दोनों ड्रैगन सींग मांसल उभारों में बदल गए, जो चटकते हुए बैंगनी रंग की बिजली से चमक रहे थे। वांग हाओ के पशु रूपांतरण को देखकर सभी 9वें दर्जे के विशेषज्ञों ने आश्चर्य के भाव प्रदर्शित किए। किसी ने भी पहले कभी इस तरह का विचित्र राक्षसी रूपांतरण नहीं देखा था। एक सच्चे ड्रैगन शरीर में रूपांतरित होने के बाद वांग हाओ के भीतर लंबे समय से सुप्त पशु रक्त उबलने लगा। उसकी प्रचंड सच्ची ड्रैगन रक्त रेखा असाधारण रूप से सक्रिय हो गई और उसके शरीर की हर कोशिका थोड़ी कांप उठी। ऐसा लगता है कि इस तरह की लड़ाई ही वह चीज़ है जिसकी सच्चे ड्रैगन शरीर को लंबे समय से चाह थी। प्राचीन युग की सबसे शक्तिशाली योद्धा जाति के रूप में ड्रैगन वंश युद्ध के लिए ही पैदा हुआ था। उसके भीतर मौजूद ड्रैगन के रक्त की हर बूंद उस भयंकर युद्ध का स्वागत कर रही थी जो शुरू होने ही वाला था। गर्जना गर्जना गर्जना, वांग हाओ दहाड़ा और उसकी नाक से नीले रंग के हवा के 2 गोले निकले, जो हवा की 2 झुलसा देने वाली धाराओं में बदल गए और भयानक हमलों में तब्दील होकर उसके सामने खड़े 2 अनजान 9वें स्तर के विशेषज्ञों के चेहरों पर जा लगे। तेजाब जैसे अम्लीय पानी की तरह उस झुलसा देने वाली सांस ने पल भर में 9वें दर्जे के 2 विशेषज्ञों की त्वचा को गलाने और जलाने शुरू कर दिया, जिससे उनके पूरे सिर और यहाँ तक कि उनके शरीर भी राख में बदल गए। वे 2 बदकिस्मत 9वें स्तर के विशेषज्ञ ड्रैगन की भयानक सांस से जलकर राख हो गए, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते। विनध्याय 570 भूतिया भूमि का पतन। इन 2 दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु से भीड़ में भय का संचार नहीं हुआ। इससे सबका गुस्सा और भड़क उठा। इस क्षण सबके दिलों में सुलग रही लड़ने की भावना अचानक प्रज्वलित हो उठी। गर्जना टिल्डा, पल भर में पूरा स्थान भयानक आदिम शक्ति के उतार चढ़ाव से भर गया और विभिन्न घातक इरादे एक के बाद एक उठते और गिरते रहे। उस भयावह ऊर्जा तरंग ने तैरते हुए द्वीप के चारों ओर 100 मील के दायरे में लगभग सभी पौधों और पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। जमीन उड़ती हुई रेत और पत्थरों से भर गई थी और हिंसक ऊर्जा के बवंडर कहर बरपा रहे थे, जिससे प्रलय जैसा दृश्य बन गया था। 9वें स्तर की कवचधारी छिपकली बीस्ट फॉर्म्ड वॉरियर, जो काले शल्कों से ढकी हुई थी, और 2 वेयरवोल्फ योद्धाओं ने सबसे पहले वांग हाओ की ओर धावा बोला। 7 अन्य तिलचट्टा योद्धाओं ने वांग हाओ के बाईं ओर हमला किया। 5 गोबर भरिंग योद्धाओं ने वांग हाओ के दाईं ओर हमला किया, जबकि 9वें रैंक के विशेषज्ञों के एक बड़े समूह ने वांग हाओ की पीठ को अवरुद्ध कर दिया। पलक झपकते ही वांग हाओ 100 कदम के दायरे में 30 से अधिक 9वें स्तर के शिखर विशेषज्ञों से घिर गया। इसी बीच 9वें स्तर के अन्य शिखर विशेषज्ञों ने भी वांग हाओ को परेशान करने के लिए लगातार अपनी अपनी विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल किया। वांग हाओ, जो एक सच्चे ड्रैगन के शरीर में परिवर्तित हो चुका है, विशालकाय है, जिसका आकार 10 से अधिक ट्रेन के डिब्बों के बराबर है। वांग हाओ की तुलना में ये पशुवत आनुवंशिक योद्धा ऐसे हैं जैसे ड्रैगन की तुलना खरगोश से करना कोई तुलना ही नहीं। बूम बूम बूम, वांग हाओ पर आदिम शक्ति के हमलों की बौछार हो गई। आदिम शक्ति के ये सभी साधारण हमले असली ड्रैगन के शरीर को ढकने वाले हल्के सुनहरे ड्रैगन शल्कों द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे और वांग हाओ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बहुत बड़ा है, जो थोड़ी समस्या है। अगर यह उड़ सकता तो कितना अच्छा होता। दुर्भाग्य से अवतार असली ड्रैगन का शरीर प्राप्त करने के बाद उसके शरीर के भीतर की आदिम शक्ति एक अलग प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो पूरी तरह से अनियंत्रित थी। अब उसका एकमात्र सहारा शक्तिशाली और क्रूर आमने सामने की लड़ाई थी। 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद
वांग हाओ के असली ड्रैगन शरीर ने एक पूर्ण रूपांतरण प्राप्त कर लिया, लेकिन समस्याएं भी उत्पन्न हो गईं। शरीर के भीतर मौजूद डेंटियन किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा सील कर दिया गया प्रतीत होता था, जबकि वह एक सच्चे ड्रैगन शरीर में परिवर्तित हो रहा था। मेरे शरीर के भीतर मौजूद परिचित आदिम शक्ति को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। डांटियन के मूल स्थान को एक काले ड्रैगन मोती से बदल दिया गया। सौभाग्यवश मानसिक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा प्रभावित नहीं हुई। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं ट्रू ड्रैगन टेल स्विंग का ही इस्तेमाल करूंगा। अपनी रक्षा के लिए सोल ब्लैक फ्लेम को नियंत्रित करते हुए बॉडी कल्टीवेशन क्लोन ने ब्लैक फ्लाइंग डैगर को मुक्त किया और अपने आसपास के 9वें रैंक के विशेषज्ञों की जान बेरहमी से ले ली। इस उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए कई मीटर लंबी हल्के सुनहरे रंग की ड्रैगन की पूंछ अचानक बिजली की ताकत से घूमी और पास में मौजूद 1 दर्जन से अधिक 9वें स्तर के शिखर विशेषज्ञों को प्रहार कर गई। वांग हाओ ने उस जोरदार शॉट में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। सच्चे ड्रैगन की पूंछ के प्रहार की भयावह शक्ति ड्रैगन की शक्ति से 100 गुना अधिक है। इस भयावह शक्ति के प्रभाव में आने पर 9वें स्तर का एक साधारण शिखर विशेषज्ञ भी चूर चूर हो जाएगा। केवल वे लोग जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं या जिनके पास अमर तिलचिट्टे के जीन हैं और जो योद्धा नहीं हैं, वे ही इस भाग्य से बच सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद हमले में घायल हुए 7 तिलचिट्टे योद्धाओं की हड्डियां टूट गईं और बेहोश होने से पहले वे हजारों मीटर दूर जा गिरे। ट्रू ड्रैगन की पूंछ के प्रहार से घायल हुए 9वें स्तर के शिखर विशेषज्ञों में से लगभग 1 दर्जन लोग इस भयानक बल से पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। उस क्षण आत्मा का शरीर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और आत्मा की ऊर्जा के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। इसी क्षण वांग हाओ को एक विचार आया। उसने आत्मा को पकड़ने की कला का प्रयोग किया और शांतिपूर्वक आत्मा ऊर्जा के इन सभी टुकड़ों को बाद में आत्मसात और परिष्कृत करने के लिए अपने आत्मा क्षेत्र में समाहित कर लिया। शेष बचे लगभग 70 9वें रैंक के विशेषज्ञ वांग हाओ के भयानक असली ड्रैगन पूंछ के प्रहार से भयभीत हो गए और डर से पीले पड़ गए। कुछ 9वें रैंक के विशेषज्ञ जो पहले वांग हाओ पर दूर से हमले कर रहे थे, उन्होंने भी अपने हमले रोक दिए, हिचकिचाते हुए और आगे बढ़ने की हिम्मत न करते हुए। हालांकि अब भी साहसी और निडर होकर उन्होंने वांग हाओ पर अपना हमला जारी रखा। इस समय वांग हाओ का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। ट्रू ड्रैगन टेल स्विंग की आक्रमण शक्ति 8वें रैंक की तुलना में 100 गुना से भी अधिक थी। ट्रू ड्रैगन के शरीर की विस्फोटक वृद्धि के साथ इसकी शक्ति और भी भयावह हो गई थी। हालांकि वह ड्रैगन बीड्स और अपने भीतर की उस रहस्यमय ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी वो इन 9वें दर्जे के मानव विशेषज्ञों के सामने पूरी तरह से असहाय था और केवल अपने ड्रैगन कबीले के युद्ध शरीर की भयानक क्रूर शक्ति पर निर्भर था। 9वें स्तर के 18 विशेषज्ञों को मारने के बाद साथ ही पिछले 96 को भी मेरी 100 जीत की श्रृंखला बहुत पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, तो मैं अभी तक अगले स्तर पर क्यों नहीं पहुंचा हूँ। वांग हाओ को तुरंत ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया और वह हैरान रह गया। इसे भूल जाओ, इन 9वें स्तर के प्राणियों को मारना और उनकी आत्मा की ऊर्जा को प्राप्त करना ही प्राथमिकता है। उद्धरण चिन्ह। तुरंत ही वांग हाओ ने अपना मुंह खोला और झुलसा देने वाली ड्रैगन ब्रीथ का एक और घूंट थूका, जिससे उसके सामने खड़े 9वें रैंक के 2 विशेषज्ञ बुरी तरह घायल हो गए। फिर उसके 2 काले उड़ने वाले खंजरों ने पलक झपकते ही इन दोनों 9वें रैंक के विशेषज्ञों के आत्मा शरीरों को छीन लिया। अपने हाथ के इशारे से